वारों के साथ उस पर हमला हुआ। हुश 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 139 वार एक कट की तरह थे। हसन का शरीर प्रत्येक कट के साथ बुरी तरह से घायल हो रहा था, जिससे उसका शरीर थोड़े ही देर में चिथड़ों में बदल गया और ऊपर से मूसलाधार बारिश की तरह खून का छिड़काव होने लगा। आसपास के लोगों ने आसमान की ओर देखा। इतने उग्र वारों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। इसके अलावा आर्यन के शरीर से निकलने वाली शक्तियों ने उन्हें पूरी तरह से दबा रखा था, जिससे वो थोड़ा भी हिलडुल नहीं पा रहे थे। धड़ाम, हत्यारे का कटा फटा शरीर धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिरा। साथ ही आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज कई बार गूंजी। आर्यन, तुम्हें एक लेवल 6 युद्ध आत्मा स्तर के योद्धा को मारने पर 10,000 EXP पॉइंट्स, 1,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। इसके अलावा तुम्हें 2 लाख सिल्वर नोट्स मिले हैं और एक काला जादू नामक तकनीक मिली है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हारी शक्तियों का स्तर एक लेवल बढ़ चुका है। सिस्टम की आवाजें लगातार गूंजती रही, लेकिन आर्यन जिस बात पर सबसे ज्यादा हैरान था वो यह थी कि उसके पास वास्तव में 1,50,000 EXP पॉइंट्स हो चुके थे। लेवल बढ़ना वाकई में बहुत अच्छा था। एक बार जब आर्यन का लेवल बढ़ा तो उसके खर्च हुए ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स फिर से भर चुके थे। दूसरी तरफ इस वक्त पूरा मैदान शांत था, जैसे सबकी जान निकल गई हो। एक चूं तो छोड़ो, उन लोगों की सांस लेने तक की आवाज नहीं आ रही थी। 14 योद्धाओं को मारना बहुत चौंकाने वाला था, वो भी प्रत्येक को एक वार के साथ मारना। लेकिन आर्यन ने अंत में जो हमला किया वो चौंकाने वाला नहीं बल्कि रूह कंपा देने वाला था। यहाँ तक कि उन लोगों पर भी इतना दबाव था कि वो भी अपनी जगह से हिलने डुलने में असमर्थ थे। फिर वो 139 वारों के साथ ब्लेड का अहंकार, ब्लेड का अत्याचार, ऐसा लग रहा था कि यह एक दिव्य ड्रैगन को भी मार सकता था। क्या यह कुछ ऐसा था जो एक कचरा इंसान कर सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऐसा अस्तित्व जो इतना शांत और साथ ही अशांत था कि उसने उनके दिलों में डर पैदा कर दिया था। आर्यन एरिना में बीचों बीच खड़ा था। उसने पहले पूरे मैदान में अपनी नजरें घुमाई, फिर चिल्लाते हुए बोला, कोई और है? सर्वजीत सिंह, जल्दी बोलो, क्या कोई और भी बचा है? सर्वजीत सिंह का शरीर थोड़ा कांप रहा था। वो आर्यन के शरीर से निकलने वाली शक्तियों के दबाव से इस हद तक मजबूर था कि वो असहज महसूस कर रहा था। वो एक युद्धराज था, लेकिन फिर भी उसे एक युद्ध आत्मा द्वारा दबाया जा रहा था। तभी आर्यन के दिमाग एक बार फिर सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, बधाई हो, तुमने पारिवारिक परीक्षा मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए तुम्हें 1 करोड़ EXP पॉइंट, 1,000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स, 500 सिस्टम पॉइंट, इसके अलावा एक बैटल ड्रैगन आर्मर अर्थ स्टेज का मिला है। क्या तुम बैटल ड्रैगन आर्मर का इस्तेमाल करना चाहते हैं? हाँ, मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। इसके तुरंत बाद एक आर्मर उसके शरीर पर दिखाई देने लगा। हालांकि वो केवल उसे ही दिखाई दे सकता था। बैटल ड्रैगन आर्मर पहनने के बाद आर्यन का पूरा शरीर युद्ध ड्रैगन की आभा से घिर गया। यह एक तगड़ी रक्षात्मक आभा थी। वास्तव में बैटल ड्रैगन आर्मर काफी प्रभावी था। इसके अलावा ड्रैगन की तरह 2 पंख उसकी पीठ पर चिपके हुए थे। यह पूरी तरह से कुछ अलग था। बेशक उन्हें भी केवल वो खुद ही देख सकता था। तभी विराट उन्मादी भाव से चिल्लाया, यंग मास्टर पराक्रमी है, यंग मास्टर दबंग है, यंग मास्टर लंबे समय तक जीवित रहे, यंग मास्टर शक्तिशाली है, यंग मास्टर प्रबल है, यंग मास्टर सदा जिए। उसी समय सिंह परिवार के सभी योद्धा भी गरजते हुए चिल्लाने लगे, यंग मास्टर शक्तिशाली है, यंग मास्टर प्रबल है, यंग मास्टर सदा जिए, यंग मास्टर शक्तिशाली है, यंग मास्टर प्रबल है, यंग मास्टर सदा जिए। सिंह परिवार के सभी योद्धाओं की आवाज किसी तूफान की तरह तेज, बिजली के गड़गड़ाने की तरह भावुक और भूकंप की तरह जमीन आसमान तक को हिला देने वाली थी। कौन अभी भी आर्यन का कचरे के रूप में मजाक उड़ाएगा? कौन हिम्मत करेगा? इसी बीच सिंह परिवार में कहीं मौजूद 2 गुप्त बंद दरवाजे एक साथ खुले। आर्यन ने सर्वजीत सिंह को भावहीन चेहरे के साथ देखा और कहा,
इस हत्यारे ने मुझे फायर वुल्फ घाटी में भी मारने की कोशिश की थी। मुझे मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर रखने के लिए सिंह परिवार का खजाना खर्च करने पर क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? तुम सच में दुष्ट हो। आखिर मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, फिर भी तुमने मुझे मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर रखा। आखिर मैंने ऐसा तुम्हारे साथ क्या किया? क्या मैंने तुम्हारी पत्नी को धोखा दिया या तुम्हारी बेटी को, जो तुम मेरे साथ ऐसा करना चाहते हो? यह सुनकर सर्वजीत का शरीर गुस्से में बुरी तरह से कांपने लगा। उसने अपने दांत कस लिए और जोर से चिल्लाया, आर्यन, क्या तुम मुझे अपना पिता कहकर पुकार रहे हो? या फिर मैंने गलत सुना? आर्यन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर उसने एक भारी सांस ली और शब्द दर शब्द कहा, चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है। जैसे ही उसकी आवाज मैदान में मौजूद सभी लोगों ने सुनी, तुरंत हंगामा मच गया। क्या वो ग्रेट एल्डर को दे रहा है? क्या वो पागल है? क्या वो नहीं जानता कि ग्रेट एल्डर एक लेवल 7 का युद्धराज है? युद्धराज को चुनौती यह असंभव है। यंग मास्टर, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। अचानक पूरे मैदान में आवाजों का एक धमाका हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि आर्यन वास्तव में सर्वजीत सिंह को चुनौती देना चाहेगा। हाँ हाँ हाँ, सर्वजीत सिंह जोर से हंसा और उन्मादी ढंग से हंसते हुए बोला, आर्यन, क्या तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मरने के बाद मुझे दोष मत देना। उसे किसी चीज की चिंता नहीं थी, वो केवल इस बात से चिंतित था कि उसे आर्यन से छुटकारा पाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वो वास्तव में खुद को कुछ ज्यादा ही आकेगा और उसे चुनौती देगा। इसके अलावा यह आर्यन द्वारा शुरू की गई एक चुनौती थी, इसलिए वो केवल खुद को अधिक महत्व देने के लिए दोषी ठहरा सकता था। अगर वो मारा गया तो कोई भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विराट तुरंत एरिना स्टेज पर पहुंचा और कहा, ग्रेट एल्डर, यंग मास्टर ने अभी जो कहा वो सिर्फ एक मजाक था, यह कुछ मायने नहीं रखता। फिर विराट ने आर्यन को एरिना से नीचे खींचा और नीची आवाज में कहा, यंग मास्टर, सर्वजीत सिंह की शक्तियां बहुत ज्यादा है, आप उसका कभी मुकाबला नहीं कर पाए। इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाता, एक धमाके की आवाज सुनाई दी। सर्वजीत सिंह के शरीर से निकलने वाली शक्तियों का एक धमाका हुआ, जिससे एक मजबूत आभा का हमला हुआ जो सीधे विराट की पीठ पर लगा और सख्ती से चिल्लाया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? कुत्ते के बच्चे, जल्दी से यहाँ से हटो। बूम! विराट की शक्तियां बहुत ज्यादा कमजोर थी, इसलिए वो एक युद्धराज की आभा का हमला झेल नहीं पाया और उड़ते हुए एरिना से दूर जाकर गिरा। वो कम से कम 100 फुट दूर जाकर गिरा और जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से खून निकलने लगा था और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वाह, क्या जोरदार हमला था! सर्वजीत सिंह एक युद्धराज है, वो बेचारा कैसे उसकी आभा का हमला झेल सकता था? वास्तव में सर्वजीत सिंह परिवार का ग्रेट एल्डर कहलाने लायक है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। युद्धराज की शक्तियां वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली होती है। विशेष रूप से शक्तियों पर नियंत्रण करना यह कुछ ऐसा नहीं है जिसका युद्ध आत्मा स्तर का कोई योद्धा सामना कर सकता हो। इस बार आर्यन ने खुद मुसीबत को मोल ले लिया है। सर्वजीत सिंह की केवल आभा भर के हमले ने विराट को 100 फुट दूर उछाल फेंका था। उसकी शक्तियां कुछ ऐसी थी जिनसे मैदान में मौजूद लोगों को डर महसूस होने लगा था। क्या आर्यन सच में सर्वजीत सिंह का मुकाबला कर पाएगा, या फिर कर दी थी उसने बहुत बड़ी गलती? सर्वजीत सिंह की केवल आभा भर के हमले ने विराट को 100 फुट दूर उछाल फेंका था। उसकी शक्तियां कुछ ऐसी थी जिनसे मैदान में मौजूद लोगों को डर महसूस होने लगा था। आर्यन का दिल बैठ गया और उसने अपने मन में सोचा, इतनी शक्तिशाली आभा, ऐसा लगता है कि मैंने उसे कुछ ज्यादा हल्के में ले लिया। इसके तुरंत बाद उसका शरीर वहां से गायब हो गया और विराट के पास दिखने लगा। फिर उसे एक उच्च श्रेणी की हीलिंग पिल देने के बाद वो सर्वजीत सिंह की ओर देखने लगा, जो पहले से ही एरिना में खड़ा था। विराट ने आर्यन के कपड़े पकड़े और कहा, यंग मास्टर, उससे मत लड़ो, आपको यह नहीं करना चाहिए। तभी सर्वजीत सिंह ने घमंड से कहा, आर्यन, आओ और अपनी मौत से मिलो।
तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं जो तुमने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की। अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मैं सर्वजीत सिंह अपना नाम बदल दूंगा। आज आर्यन ने उसकी सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया था। अगर वो आर्यन से आज छुटकारा नहीं पा सका तो वो भविष्य में उसके लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। इसके अलावा आर्यन वर्तमान में बहुत लोकप्रिय था। एक बार जब उसने सिंह परिवार के सभी लोगों का दिल जीत लिया तो वो उसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन जाएगा। अगर आर्यन की मृत्यु नहीं हुई तो वो सिंह परिवार का कुलपति कभी नहीं बन पाएगा। अब चाहे कुछ भी हो, वो हर हालत में आर्यन को मारना चाहता था। उसकी क्षमता बहुत प्रबल थी। अगर उसे थोड़ा और समय दिया जाए तो वो शायद उसे दबा भी नहीं पाएगा। विराट ने आर्यन को पीछे खींचने की पूरी कोशिश की और कहा, यंग मास्टर, आप नहीं जा सकते। सिंह परिवार के अन्य योद्धाओं ने भी उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, यंग मास्टर, आपको उससे नहीं लड़ना चाहिए। यंग मास्टर, जल्दबाजी मत करो। यंग मास्टर, हमारी बात सुनो, मुकाबला मत करो। सर्वजीत सिंह की ताकत बहुत भयानक थी। युद्ध आत्मा और युद्ध राज में बहुत बड़ा अंतर था। फिर वो कैसे उसका मुकाबला कर सकता है? उसी समय राजकुमारी इरा ने हंसते हुए कहा, अगर तुम अपनी बात नहीं रख सकते तो तुम किस तरह के मर्द हो? आर्यन, तुम सच में एक घटिया इंसान हो। रजत ने भी मजाक उड़ाया। राजकुमारी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा मंगेतर इस तरह का कचरा होगा। हेमंत भी हंसा। जीवन के लिए लालची और मृत्यु से डर, यह मानव स्वभाव है। फिर वो उनमें से कैसे अलग हो सकता है? नारद ने कहा, मुझे लगा कि वो अलग है, लेकिन अब जब मुझे यह पता चला कि वो भी उस तरह का लड़का है जो मौत से डरता है। फायर ग्लास शहर में हर कोई जानता है कि उसने अभी क्या कहा, फिर भी वो अपनी बात नहीं रखना चाहता। इसका सिर्फ एक मतलब है कि सिंह परिवार का यंग मास्टर वास्तव में अपने सिद्धांत का पक्का नहीं है। हा हा हा। आर्यन ने आज जिन शक्तियों का प्रदर्शन किया था वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ तक कि ड्रैगन ब्लड ना होने के बावजूद भी उन्हें आर्यन से बहुत ज्यादा खतरा महसूस हुआ। उनके दिलों में डर बैठ गया था। अब जब सर्वजीत सिंह के रूप में उन्हें एक मौका मिला तो वो कैसे उसे पीछे हटने दे सकते थे? खासकर राजकुमारी इरा। इस साल उसने जो किया वो उसके बारे में बहुत स्पष्ट थी और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। चूंकि वो पीछे नहीं मुड़ सकती थी तो आर्यन को ही रास्ते से हटाना चाहती थी। एक बार आर्यन को रोंदने के बाद उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। फिर उसकी श्रेष्ठता की भावना और कुलीनता बनी रहेगी। उकसाने का कितना अच्छा तरीका है। आर्यन धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकला, 3 स्तंभों और अन्य लोगों को देखा और हंसते हुए बोला, क्या तुम मुझे मरते हुए नहीं देखना चाहते? राजकुमारी इरा ने कहा, तुम ही थे जिसने चुनौती दी थी। मैं नहीं चाहती कि मेरा भावी पति ऐसा हो जो अपनी जुबान का पक्का ना हो। यदि तुम्हारे अंदर ऐसा करने की हिम्मत है तो ऐसा करो। आर्यन ने इरा की ओर देखा। वो वास्तव में बहुत सुंदर थी, चाहे वो उसका रूप हो या आकृति या यहाँ तक कि उसकी आवाज भी, वो मादक थी। हालांकि उसका दिल सांप या बिच्छू से भी अधिक जहरीला था। आर्यन की भौहें थोड़ी हिली, फिर उसने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं कहता हूँ वही करता भी हूँ। लेकिन राजकुमारी, आप याद रखना, हमारी शादी की तारीख को बस 3 साल बाकी हैं। जब वो दिन आएगा मैं निश्चित रूप से तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। राजकुमारी इरा की आंखें तंग हो गईं। उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। उसका चेहरा गुस्से से भर गया था, लेकिन वो इसे बाहर नहीं निकाल सकी और अपने दिल में कहा, आर्यन, तुम बिना ड्रैगन ब्लड के सिर्फ एक कचरा हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे होने के लायक हो? सपना देखो, यह इस जीवन काल में असंभव है। मैं सगाई खत्म करना चाहती हूँ और मैं ऐसा करके रहूंगी। शादी की तारीख करीब आ रही थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि आर्यन उससे पहले ही मर जाएगा। रत्न सिंह को हल्की खांसी आई और उसने नीची आवाज में कहा, इरा बेटा, खुद को संयमित करो। वो इतने सारे लोगों के सामने अपने परिवार की प्रतिष्ठा नहीं खो सकता था। फिर रत्न सिंह ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, अभी भी 3 साल बाकी हैं, तुम अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हो।
लेकिन अगर तुम ऐसा एल्डर सर्वजीत सिंह की चुनौती से मुकरने के लिए करना चाहते हो तो यह बहुत गलत है। हाँ, लेकिन तुम ऐसा चाहते हो तो तुम यहाँ से बचकर जा सकते हो। मैं रत्न सिंह निश्चित रूप से तुम्हारी रक्षा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। असल में ईरा को बचपन से ही मजबूत लोग पसंद हैं। मुझे डर है कि अगर तुम इस तरह का व्यवहार करोगे तो वो तुमसे नफरत करेगी। उसकी नजरों में वो इन शब्दों को कहकर आर्यन को गुस्सा दिलाना चाहता था, क्योंकि आर्यन था तो अभी एक 16 साल का युवक, फिर वो कैसे इन शब्दों से क्रोधित नहीं होगा। लेकिन आर्यन ने हंसते हुए कहा, ससुर जी चिंता मत करो, अगर मैंने कहा है कि मैं सर्वजीत सिंह को चुनौती देना चाहता हूँ तो मैं निश्चित रूप से उसे चुनौती दूंगा। मैं तुमसे 3 स्तंभ और शाही परिवार के सभी लोगों से एक बात अच्छे से कहना चाहता हूँ, इसे कान खोल कर सुनना। मैं आर्यन आज से वापस आ गया हूँ। अगर पूरे फायर ग्लास शहर में कोई भी सिंह परिवार को नुकसान पहुँचाने की सोचेगा तो अचानक आर्यन जोर से चिल्लाया, मैं आर्यन निश्चित रूप से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसके परिवार को नष्ट कर दूंगा। यह कहने के साथ ही उसके शरीर से खतरनाक रूप से शक्तियां बाहर निकलने लगी। अचानक वो उड़ते हुए एरिना में जा पहुंचा। फिर उसने सर्वजीत सिंह की ओर देखा और उससे कहा, यह सब तुम्हारी वजह से है। जो यह लोग सिंह परिवार को खत्म करना चाहते हैं और सिंह परिवार के लोगों को मारना चाहते हैं, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है जो अपने लोगों को मारना चाहते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिंह परिवार के कुलपति बनने योग्य हो? सर्वजीत सिंह की आंखें फड़कने लगी। फिर उसकी आंखों के कोने की पुतलियां हिली और उसकी हत्या का इरादा बेहद घना हो गया। इसके बाद उसके शरीर से युद्धराज की शक्तियां बाहर निकलने लगी। फिर उसने एक मुक्का बनाया और आर्यन पर हमला किया। कुत्ते के बच्चे, अब मरो। तभी आर्यन ने भी एक तालिस्मानी कागज फेंकते हुए हमला किया। हेवन स्टेज तालिस्मानी कागज। इस तालिस्मानी कागज की मदद से लेवल 5 युद्धराज से नीचे के किसी भी योद्धा को तुरंत मारा जा सकता था। हालांकि सर्वजीत सिंह की शक्तियां लेवल 7 युद्धराज रैंक की थी, लेकिन भले ही आर्यन का हेवन स्टेज तालिस्मानी कागज उसे मार ना सके, फिर भी वो उसे घायल कर सकता था। तभी तालिस्मानी कागज हवा में एक धमाके के साथ फट गया और तुरंत एक फ्लड ड्रैगन की गर्जना सुनाई दी। फिर एक फ्लड ड्रैगन तालिस्मानी कागज से बाहर निकला और सीधे सर्वजीत सिंह के चारों ओर लिपट गया और अपना खूनी मुंह खोला और नीचे काट दिया। ड्रैगन ड्रैगन की गर्जना, क्या पिछली बार भी वही आवाज थी? नहीं, यह ड्रैगन नहीं है, यह फ्लड ड्रैगन है। यह एक उच्च श्रेणी का तालिस्मानी कागज है। उसके पास इतना शक्तिशाली तालिस्मानी कागज कैसे हो सकता है? पूरे मैदान में लोग दंग रह गए। स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनें, जो पूरे समय मैदान के एक कोने में थीं, बेहद उत्साहित थीं। तारा ने जोर से कहा, उसे मार डालो हम्फ। वर्षा ने भी कहा, ये लोग सभी आर्यन की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह बहुत घृणित है, विशेष रूप से राजकुमारी इरा। ऐसा लगता है कि वो मेरे हाथों से मरना चाहती हैं। बस उसे देखकर मुझे मारने का मन कर रहा है। मेघा ने फ्लड ड्रैगन तालिस्मानी कागज की ओर देखा। उसका दिल अतुलनीय रूप से हैरान था। वो मेरी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है। सभी तरह के डिमन बीस्ट के खून को तालिस्मानी कागज में नहीं मिलाया जा सकता था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि वो सभी तरह के उच्च श्रेणी तालिस्मानी कागज बना सकता था। मेघा की नजरों में आर्यन बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। क्या आर्यन सर्वजीत सिंह को मुकाबले में हरा पाएगा या फिर वो खुद मारा जाएगा उसके हाथों से? एरिना में सर्वजीत सिंह भी चौकस हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन के पास वास्तव में इतना शक्तिशाली तालिस्मानी कागज होगा। लेकिन आखिर वो एक युद्धराज था और इतनी जल्दी कैसे दबाव मान सकता था? कुछ सेकंड बाद उसने चिल्लाते हुए कहा, ड्रैगन ब्रेक। इसके तुरंत बाद सर्वजीत सिंह के शरीर से बेनतहा खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी। यह एक युद्धराज की असली शक्तियां थी। फिर वो फ्लड ड्रैगन के बंधनों को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हुए हवा में उछला और अपने शरीर से लिपटे फ्लड ड्रैगन पर एक जोरदार मुक्का मारा।
आर्यन, क्या तुम भूल गए कि हमारे सिंह परिवार के पास शुद्ध ड्रैगन ब्लड मौजूद है और मैं सिंह परिवार का एक ग्रेट एल्डर हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि एकमात्र फ्लड ड्रैगन, वो भी एक तालिस्मानी कागज फ्लड ड्रैगन, मेरा कुछ कर सकता है? उसने हंसते हुए कहा। लेकिन इस बीच सर्वजीत सिंह ने फ्लड ड्रैगन पर मुक्के मारना जारी रखा था, जिससे फ्लड ड्रैगन का शरीर कटफट गया और धीरे धीरे एक कागज की राख में बदलकर गायब हो गया। सिंह परिवार एक ड्रैगन स्लेयर परिवार था। हजारों सालों के बाद भी उनके शरीर में ड्रैगन ब्लड बिल्कुल नहीं बदला था, लेकिन यह सिर्फ कुछ ही एल्डरस योद्धा और बुजुर्गों के पास बचा था। ड्रैगन ब्रेक एक विशाल ड्रैगन उच्च लेवल तकनीक थी, जिसके कुछ ही वारों में फ्लड ड्रैगन को राख में तब्दील कर दिया था। आर्यन ने इस बारे में नहीं सोचा था। जिस पल सर्वजीत सिंह ने फ्लड ड्रैगन तालिस्मानी कागज को बर्बाद किया, वो वहां बिल्कुल नहीं रुका। उसका शरीर तुरंत हिला और बिजली की स्पीड से आर्यन की ओर बढ़ने लगा। आर्यन के थोड़ा करीब आते ही उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ड्रैगन ब्रेक का दूसरा पड़ाव, जिंदगी के लिए ड्रैगन को वश में करना। स्विश स्विश। इसके तुरंत बाद सर्वजीत सिंह ने अपने दोनों हाथों को उठाया और कसते हुए एक हमला किया। उसके हमले से हवा में गड़गड़ाहट होने लगी थी। उससे निकलने वाली शक्तियां कुछ ऐसी थी जैसे हिमस्खलन का पूरा दबाव आर्यन पर डाल दिया हो। यह हमला बहुत तेज, ताकतवर और खतरनाक था। इससे उन दोनों की शक्तियों के बीच का अंतर साफ पता चल रहा था। सर्वजीत ने अपने हमले की गति और अधिक तेज कर दी थी, जिसके दबाव भर से आर्यन हिलने डुलने में भी असमर्थ था। सर्वजीत सिंह के हमले की शक्तियों के दबाव भर को संभालना आर्यन के लिए मुश्किल हो रहा था। अगर यह हमला उससे टकरा गया तो उसकी हड्डियां तक राख में तब्दील हो जाएंगी। उसी समय मेघा बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी तारा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, आर्यन बचकर। वर्षा का दिल कस गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो यह और देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बूम। सर्वजीत सिंह का हमला सीधे आर्यन की छाती से जा टकराया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई बादल आसमान से फटकर धरती पर गिर गया हो। आर्यन की किंग कांग शील्ड अभी भी उसके शरीर पर मौजूद थी। इसके अलावा बैटल ड्रैगन आर्मर पर ड्रैगन शक्तियों की एक मोटी रक्षा परत जम गई थी। किंग कांग शील्ड ने सर्वजीत सिंह के हमले की आधी शक्तियों को सोख लिया था, लेकिन फिर भी वो उड़ते हुए पीछे की ओर जाने लगा। धड़ाम। उसके कुछ फुट दूर जाकर जमीन पर गिरने से एक धमाका हुआ और उसके मुंह से खून का एक थक्का बाहर निकला, लेकिन उसे थूकने के तुरंत बाद आर्यन फिर से उठ खड़ा हुआ। सर्वजीत सिंह थोड़ा हैरान था। क्या वो वास्तव में मरा नहीं है? क्या तुम्हारे पास आत्मा कवच का खजाना है? ऐसा ही होना चाहिए। सर्वजीत सिंह को अपने हमले की शक्तियों पर पूरा विश्वास था। युद्धात्मा रैंक का कोई भी योद्धा उसके एक ही वार से मारा जाता, लेकिन आर्यन ने न केवल उसे सहन किया, बल्कि सिर्फ कुछ खून मुंह से थूकने के बाद फिर से वापस खड़ा हो गया, जैसे उसे कोई गहरे जख्म तक भी नहीं आए थे। इसका केवल एक ही कारण था, और वो था कि उसके पास जरूर एक आत्मा कवच का खजाना था। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, हर कोई हैरान रह गया। आत्मा कवच खजाना एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु थी, यहाँ तक कि एक निम्न स्तर के येलो रैंक आत्मा कवच खजाने की कीमत भी लाखों में होगी। हफ आर्यन ने एक सांस छोड़ी, अपनी शक्तियों को स्थिर किया, सिर उठाया और एक हील पिल का सेवन किया और साथ ही एक हीरकुंडी गोली निगल ली। उसी समय उसने अपनी विशेषताओं की जांच की। मेरे पास केवल 1500 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स हैं। फिर उसने सर्वजीत सिंह को देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसको देखते हुए उसके मुंह का एक कोना हिला। फिर वो बुरी तरह से हंसा। 15 सेकंड। सर्वजीत चौंक गया और बोला, 15 सेकंड? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? आर्यन ने हंसते हुए कहा, चाचा जी, आपके पास अभी भी जीने के लिए 15 सेकंड हैं। हाँ बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई लोचा हो गया है। सर्वजीत सिंह भी जोर से हंसा। तो क्या हुआ, तुम्हारे पास आत्मा कवच का खजाना है? मेरा अगला हमला और तुम्हारी लाश के हजारों टुकड़े इधर उधर बिखरे मिलेंगे। ड्रैगन ब्रेक। तीसरा पड़ाव, ड्रैगन सॉल नष्ट। वो एक कदम आगे बढ़ा।
तभी सर्वजीत सिंह के शरीर से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज निकली, जैसे कि एक ड्रैगन गर्जना कर रहा हो। आर्यन की ओर बढ़ते हुए उसकी आकृति बिजली की तरह तेज थी। बहुत जल्द उसके शरीर को देखना भी मुश्किल हो गया था। हालांकि आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सोलस्टम तकनीक। तुरंत उसके शरीर के भीतर से शक्ति की एक प्रतिध्वनित ध्वनि सुनाई दी, जिसके बाद उसके शरीर से इतनी भारी मात्रा में शक्तियां बाहर निकलने लगी कि उसके लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। सोलस्टम तकनीक ने सक्रिय होने के लिए सिर्फ 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स का इस्तेमाल किया था, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसके सिर्फ 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स खर्च हुए थे। एक पल बाद आर्यन के शरीर की आभा अचानक बदल गई। उसके शरीर से निकलने वाली शक्तियों से इसका साफ अंदाजा लगाया जा सकता था। यह कोई उच्च श्रेणी गोली खाने के बाद की बढ़ी हुई शक्तियां नहीं थी, बल्कि यह उसकी खुद की वास्तविक लग रही थी, क्योंकि उसके हाथों की मजबूती उनको साफ दर्शा रही थी। इस वक्त आर्यन अपने शरीर में काफी बदलाव महसूस कर रहा था, क्योंकि अचानक उसकी रक्षा शक्ति, हमला शक्ति, गति, उसकी सभी शक्तियों का प्रभाव दोगुना हो गया था। शुरू में वो सर्वजीत सिंह की गति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब वो सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। जैसे ही सर्वजीत सिंह उसके करीब पहुंचा, उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ उठाया और एक मुक्के से वार किया। बूम! बिजली के टकराने की आवाज सुनाई दी। फिर आर्यन बेतहाशा हंसा। अद्भुत! तुरंत उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और चिल्लाते हुए कहा, पहाड़ तोड़ घूंसा। जैसे ही उसने दूसरा मुक्का मारा, सर्वजीत सिंह ने भी अपना दूसरा हाथ उठाकर उससे अपनी रक्षा करने की कोशिश की। दोनों के हमले एक दूसरे से टकरा गए। उनके टकराने से वहां एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई बिजली गिरी हो। धमाके से निकलने वाली शक्तियां चारों ओर फैल गई और सर्वजीत सिंह भी शक्तियों के साथ पीछे उड़कर जाने लगा। लेकिन आर्यन अभी भी वहीं खड़ा था। सर्वजीत सिंह ने तुरंत खुद को संभाला। उसकी आंखें और अधिक भयावह हो गईं और वो गुस्से में चिल्लाया, ड्रैगन ब्रेक! चौथा पड़ा। आर्यन भी अपने दिल में नाखुश था और गहरी आवाज में चिल्लाया, पहाड़ तोड़ घूंसा। फिर से। तभी आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन बधाई हो, तुमने आदमखोर किंग कांग एप की शक्ति को ट्रिगर किया है, इसलिए तुम्हारी सभी शक्तियां दुगनी हो गई है। यह लक मूल्य के कारण से था। आर्यन के दाहिने हाथ की नसें उभर आई, जैसे उसमें आदमखोर किंग कांग एप की शक्तियां भर गई हो। एक बार फिर आर्यन का पहाड़ तोड़ मुक्का सर्वजीत सिंह के ड्रैगन ब्रेक चौथे पड़ाव के मुक्के से टकराया। बूम! क्रैक! सर्वजीत सिंह के मुक्के की उंगलियों के जोड़ टूट गए थे। उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया था और एक बार फिर वो हमले की शक्तियों से पीछे की ओर उड़ गया। इस वक्त उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। असंभव! बिल्कुल असंभव! यह आर्यन नहीं हो सकता। उसके पास इतनी खतरनाक शक्तियां कैसे हो सकती हैं? आर्यन ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और उसके नीचे गिरने के इंतजार किए बिना विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और तुरंत उसके ऊपर हवा में ही दोनों हाथों से पहाड़ तोड़ मुक्के का इस्तेमाल करते हुए हमला किया। बैंग बैंग! सर्वजीत सिंह का शरीर एरिना की पक्की फर्श पर गिरने से पहले ही एक बार फिर हवा में उछल गया, जैसे किसी बच्चे ने कपड़े की गेंद को अपने हाथों से ऊपर की ओर उछाला हो। आर्यन अभी भी नहीं रुका और तुरंत उछलते हुए अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए उसके पेट पर भारी प्रहार किया और तेज आवाज में गंभीरता से कहा, मुझे घमंडी होने के लिए माफ करना चाचा जी। बूम! उसकी आभा इंद्रधनुष की तरह तेज थी और हमला पहाड़ों को तोड़ देने वाला खतरनाक घुटनों के भारी प्रहार के कारण सीधा विशाल एरिना स्टेज धूल में ढह गया। सर्वजीत के शरीर को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो जिंदा भी या मर गया। तभी आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन, सोलस्टम तकनीक का असर खत्म हो गया है। आर्यन की शक्तियां दोबारा से अपने पहली वाली सामान्य स्थिति में आ गई। क्या सर्वजीत सिंह मर गया या अभी भी जिंदा है? कहीं सर्वजीत सिंह आर्यन को धोखा देकर वापस से हमला करने की कोशिश तो नहीं करने वाला? आर्यन के शरीर की शक्तियां पूरी तरह से खर्च हो चुकी थी और वो अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया था। फिर वो सर्वजीत सिंह के करीब गया और उसके सिर पर अपना एक पैर रखा। तो चाचा जी, मरने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे?
सर्वजीत सिंह बुरी तरह से हंसा और उसने हंसते हुए ही कहा, बेटा जी, तुम्हारी शक्तियां पहले ही खर्च हो चुकी है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी वर्तमान स्थिति में मुझे मार सकते हो? हाँ, बिना ड्रैगन ब्लड का एक कचरा और मुझे मारने की, एक युद्धराज को मारने की धमकी दे रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारने के योग्य हो? आर्यन ने अपने दांत भींचे अपना दाहिना हाथ उठाया और एक कातिलाना हंसी के साथ कहा, तुमने सही कहा कि मैं तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं मार सकता, लेकिन वो तुम्हें मार सकता है। यह सच था कि आर्यन की शक्तियां पूरी तरह से खर्च हो चुकी थी और उसके लिए सर्वजीत सिंह को उसकी युद्धराज की शक्तियों के कारण घायल होने के बावजूद भी मारना मुश्किल था। हालांकि जैसे ही आर्यन ने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसमें एक अतुलनीय रूप से दबंग, शक्तिशाली टूटा हुआ ब्लेड दिखाई दिया, जिसे देखकर सर्वजीत सिंह की आंखें लगभग बाहर निकल आई थी और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ कहा, असंभव, असंभव, बिल्कुल असंभव। ड्रैगन स्लेयर हजारों सालों से गायब है, तुम्हारे लिए इसे ढूंढना असंभव है। नहीं नहीं, बिल्कुल असंभव। यह अविश्वसनीय था। ड्रैगन स्लेयर का मतलब था कि सिंह परिवार में उसकी स्थिति ग्रैंड एल्डर के भी ऊपर थी। एक बार ड्रैगन स्लेयर के प्रकट होने के बाद कौन उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत करेगा? यह सिंह परिवार का सर्वोच्च अस्तित्व, एक सर्वोच्च विश्वास और सिंह परिवार का आध्यात्मिक पोषण भी था। इस समय मैदान में मौजूद सिंह परिवार के सभी लोग चुप हो गए। तीनों स्तंभ और शाही परिवार के सभी लोग अचानक खड़े हो गए। उनकी आंखें आश्चर्य, ईर्ष्या और छिपी हुई घृणा से भर चुकी थी। आर्यन ने अपने हाथ में पकड़े ड्रैगन स्लेयर को अपने सिर के ऊपर उठाया और चिल्लाया, क्या यह भी तुम्हें नहीं मार सकता? नहीं नहीं आर्यन, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैं परिवार का एक ग्रेट एल्डर हूँ। तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम्हारे पास मुझे मारने की योग्यता नहीं है। सर्वजीत सिंह की आवाज कांप रही थी। वो अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी इतना नहीं डरा था जितना अब वो डर रहा था। ड्रैगन स्लेयर के नीचे उसकी आत्मा भी कांप रही थी। आर्यन मुस्कुराया और उस पर ड्रैगन स्लेयर से हमला करते हुए कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि योग्यता क्या है, अब नर्क में जा। ड्रैगन स्लेयर की रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा में भी कट के निशान पड़ने लगे थे, जिससे शक्तियों की एक तेज गर्जना की आवाज सुनाई दे रही थी। ड्रैगन स्लेयर से वार करने के एक सेकंड बाद सर्वजीत सिंह का शरीर दो भागों में कट गया और उसकी आत्मा तुरंत परमात्मा के पास पहुंच गई। यह वार इतना तेज था कि ड्रैगन स्लेयर पर खून की एक बूंद तक का निशान नहीं था। आर्यन के दिमाग में तुरंत सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन, तुम्हें एक लेवल 7 युद्धराज को मारने पर 2,50,000 EXP पॉइंट्स, 3,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। इसके अलावा तुम्हें ड्रैगन ब्रेक तकनीक प्राप्त हुई है। इसके अलावा तुम्हें एक ड्रैगन पिल भी मिली है। सिस्टम की आवाजें लगातार गूंजती रही, लेकिन आर्यन को इस बात की परवाह नहीं थी कि सर्वजीत सिंह को मारने पर उसे क्या मिला है। इसके बजाय उसकी नजरें काली हो गईं। उसकी बाहों ने अचानक जोर लगाया और उसने ड्रैगन स्लेयर ब्लेड को अपने कंधों पर रखा और गंभीरता से कहा, और कौन है? कौन अभी भी आश्वस्त नहीं है? सामने आओ। उसका रवैया अतुलनीय रूप से दबंग था। उसकी नजर एक मशाल की तरह थी। उसके शरीर पर अत्याचारी आभा थी। उसके कंधे पर ड्रैगन स्लेयर था। इस वक्त उसका पूरा व्यक्तित्व खतरनाक के साथ साथ बस बहुत ही आकर्षक था। इसने पूरे मैदान में मौजूद लोगों के दिलों में एक डर बैठा दिया। उसी समय कल्याण सिंह अचानक चिल्लाया, लॉ एनफोर्समेंट हॉल कहाँ है? यहाँ है। सिंह परिवार के एलिट योद्धाओं का एक समूह बाहर निकला। कल्याण सिंह की आंखें खून से लथपथ थीं। एरिना में मौजूद आर्यन की ओर देखते हुए वो चिल्लाया, सिंह परिवार के योद्धाओं को मारना, सिंह परिवार के ग्रेट एल्डर को मारना। आर्यन, तुम एक पागल हत्यारे हो। तुम सिंह परिवार के सदस्य होने के लायक नहीं हो। जाओ, उसे अपनी पूरी ताकत से पकड़ लो। लॉ एनफोर्समेंट हॉल कल्याण सिंह की ताकत थी। उन सभी ने उसके आदेश का पालन किया। हालांकि वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे, फिर भी वो एकजुट होकर आगे बढ़े और जल्दी से एरिना को घेर लिया। उन सभी के हाथों में मौजूद ड्रैगन के आकार का भाला हिलने लगा और वो एक साथ चिल्लाने लगे, मार डालो, मार दो, मार डालो, मार दो।
उसी समय विराट ने हाथ हिलाया और चिल्लाया, सिंह परिवार के शाही योद्धा कहाँ हैं? यहाँ हैं, यहाँ हैं। मैदान में मौजूद सिंह परिवार के आधे से ज्यादा योद्धा एकजुट होकर चिल्लाए। विराट ने एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो और यंग मास्टर की रक्षा करो। इसके तुरंत बाद सिंह परिवार के सभी योद्धाओं ने लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लोगों को घेर लिया। उनकी संख्या लॉ एनफोर्समेंट हॉल से 3 गुना से अधिक थी। दूसरी तरफ श्रीधर प्रजापति ने हंसते हुए हल्की आवाज में कहा, जनरल नारद ब्रह्मा, प्रिंस हेमंत, राजकुमार रत्नसिंह, यह एक अच्छा मौका है। जैसे ही उनके बीच लड़ाई शुरू होगी, हम उसे एक साथ मिलकर मार देंगे। नारद ब्रह्मा बुरी तरह हंसा। भाई श्रीधर और मैं एक ही बात सोच रहे हैं। अब यह राजकुमार रत्नसिंह आपके ऊपर है कि आप क्या फैसला लेते हैं। रत्नसिंह ने कुछ नहीं कहा। इरा ने ठंडे स्वर में कहा, मार डालो। हेमंत ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार रत्नसिंह इसमें भाग नहीं लेंगे। हालांकि हम सब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ होगा उसके बारे में एक शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहरी दुनिया को केवल यह पता चलेगा कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने आर्यन की हत्या कर दी थी। हाँ हाँ हाँ। श्रीधर प्रजापति जोर से हंसा। हालांकि इस बच्चे के पास ड्रैगन गॉड ब्लड नहीं है, लेकिन उसकी शक्तियां बढ़ाने की गति बहुत तेज है और उसे वास्तव में सिंह परिवार की सर्वोच्च धरोहर मिल चुकी है। इस तरह सिंह परिवार फिर से उभरेगा और इससे हमारे परिवार निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। हम इस बच्चे को जीने नहीं दे सकते हैं। उन लोगों का हत्या का इरादा बढ़ गया। वो सभी समझ चुके थे कि अगर आर्यन जीवित रहा तो उनके लिए खतरा बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ड्रैगन स्लेयर का खतरा एक ड्रैगन स्पिरिट योद्धा से भी अधिक खतरनाक था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि सर्वजीत सिंह की मृत्यु के बाद आर्यन सिंह परिवार को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेगा। ड्रैगन स्लेयर के साथ वो सिंह परिवार की सेना को नियंत्रित करने में सक्षम था और उसके नेतृत्व में सिंह परिवार निश्चित रूप से एकजुट होगा। यह उनके लिए बेहद नुकसानदेह था। वो सभी अपने दिलों में समझ गए कि आर्यन को जीने नहीं दिया जा सकता था। अब जब सिंह परिवार के योद्धाओं और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के बीच अराजक लड़ाई शुरू होने वाली थी, तो वो लोग उसका फायदा उठाकर आर्यन को आसानी से मार सकते थे। अचानक पूरे मैदान, वीआईपी सीट और एरिना में माहौल तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन किसी ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। मैदान के एक कोने में मौजूद तारा इसे और अधिक बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो सीधे बाहर निकली और एक झटके के साथ वो बर्बाद एरिना स्टेज पर उतरी, फिर जोर से चिल्लाई, अगर कोई इस कमीने को छूने की हिम्मत करता है तो मैं तारा सबसे पहले उसे जान से मार दूंगी। छोटी बहन वर्षा ने भी ज्यादा परवाह नहीं की और वो भी आर्यन के पास आकर चिल्लाई, अगर कोई आर्यन को छूने की हिम्मत करता है तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। तभी एक तलवार एरिना के बीचों बीच आकर गड़ गई और एक आकृति आसमान से उतरती हुई दिखाई दी। वो किसी स्वर्ग से उतरी हुई परी के भांति लग रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि मेघा थी। फिर उसने आर्यन के बगल में उतरते हुए धीरे से कहा, मैं स्वर्ग संप्रदाय से मेघा यह वादा करती हूँ, अगर किसी ने आर्यन के कपड़ों तक को छूने की हिम्मत की, मैं उसके साथ उसके परिवार की सभी नस्लों को मिटा दूंगी। तीनों स्वर्ग संप्रदाय की बहनों की उपस्थिति ने पूरे मैदान में मौजूद लोगों को चौंका दिया। स्वर्ग संप्रदाय का अस्तित्व कुछ ऐसा था जो हजारों सालों से मौजूद था और उनकी उपस्थिति आम लोगों के लिए उनकी सोच से परे थी। उनकी उपस्थिति ने कल्याण सिंह और तीनों स्तंभों के लोगों के दिलों को हिलाकर रख दिया। I.P याद रखना दोस्तों, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल भी सिंह परिवार का एक हिस्सा है। अगर आप लोगों ने पूरी कहानी पढ़ी है तो आपको याद होगा, स्वर्ग संप्रदाय का अस्तित्व कुछ ऐसा था जो हजारों सालों से मौजूद था और उनकी उपस्थिति आम लोगों के लिए उनकी सोच से परे थी। और आज यहाँ उनकी उपस्थिति ने कल्याण सिंह और तीनों स्तंभों के लोगों के दिलों को हिलाकर रख दिया। उसी समय मेघना भीड़ से बाहर निकली और उसने गंभीरता से कहा, आर्यध्वज हॉल से मेघना, अगर किसी ने आर्यन को छूने की हिम्मत की तो मैं उसकी नस्लों के साथ उनकी आत्माओं तक को नष्ट कर दूंगी। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, इसने मैदान में एक और धमाका कर दिया। कल्याण सिंह का माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था।
तीनों स्तंभों के लोग और भी घबरा गए। आखिर यहाँ आज क्या हो रहा था? उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग संप्रदाय के लोग वास्तव में आर्यन की मदद करेंगे। इसके अलावा यहाँ तक कि आर्यध्वज हॉल, जिसने कभी भी परिवारों के संघर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया था, को भी आर्यन की रक्षा के लिए बाहर आना पड़ा था। और यह लड़की तो मेघना थी जो व्यक्तिगत रूप से आगे आई थी। वो आर्यध्वज हॉल के एलायंस मास्टर की बेटी थीं। वो फायर ग्लास शहर की ब्रांच तो छोड़ो, पूरे आर्यध्वज हॉल का प्रतिनिधित्व कर सकती थी। भीड़ के बीच से निकलते हुए, जिन्होंने पहले ही उसके लिए रास्ता बना दिया था, मेघना अपने पर्दे में आर्यन के बगल में आकर खड़ी हो गई। आर्यन उन सब का अपने दिल में आभारी था, इसलिए उसने कहा, धन्यवाद। इस समय चीजें उसकी उम्मीदों से आगे निकल चुकी थीं। कल्याण सिंह ने श्रीधर प्रजापति की ओर देखा। श्रीधर प्रजापति ने गंभीरता से कहा, आर्यन ने अपने वरिष्ठों को नाराज किया है और सिंह परिवार के एक योद्धा के रूप में उसने क्रूरता से अपने ही परिवार के भाइयों को मार डाला है और यहाँ तक कि परिवार के ग्रेट एल्डर को भी मौके पर ही मार डाला है। उसने पहले ही सिंह परिवार के नियमों का उल्लंघन किया है और इससे भी अधिक फायर ग्लास राजवंश के कानूनों का। नारद ब्रह्मा ने भी कहा, आर्यन, क्या तुम आत्मसमर्पण करने जा रहे हो या तुम चाहते हो कि हम इसे खुद करें? राजकुमारी इरा की अभिव्यक्ति बेहद भद्दी थी, क्योंकि आर्यन के बगल में खड़ी चारों लड़कियों में से कोई भी उससे कम नहीं थी। वो बहुत दुखी थी और सीधे कहा, आप लोग उसके साथ बातें करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? बस उसे मार डालो। विषाक्त से चरम तक माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। कई लोगों के माथे पसीने से भीग गए थे। सभी चुपचाप खड़े हो जाओ। जैसे ही यह आवाज फीकी पड़ी, अचानक पूरा मैदान कांपने लगा और भूकंप के झटकों की तरह हिलने लगा। मूल रूप से जब स्वर्ग संप्रदाय की तीनों लड़कियां और आर्यध्वज हॉल की मेघना सामने आई, तो उनके आने से ही लॉ एनफोर्समेंट हॉल के योद्धाओं के लिए दबाव पहले से ही सहन करना मुश्किल था। जब यह आवाज आई तो उनका पूरा शरीर कांपने लगा था। उनमें से कई योद्धाओं के तो ड्रैगन भाले भी जमीन पर नीचे गिर गए। गर गर ग्रैंड बाहर आ गए हैं। खूनी ड्रैगन बाहर आ गया है। ग्रैंड एल्डर। इन सभी आवाजों से पहले जो आवाज अभी आई थी, वो सिंह परिवार के ग्रैंड एल्डर वजरनाथ सिंह की थी। सिंह परिवार के ग्रैंड एल्डर को बाहरी दुनिया में खूनी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता था। यह कहते हुए वजरनाथ सिंह भीड़ के बीच से बाहर निकला। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, जैसे कि वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह मौत की मुस्कान थी। उसके पीछे एक और व्यक्ति था, जो सिंह परिवार का वर्तमान कुलपति नंदीश सिंह था। आर्यन को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन जब उसने वजरनाथ सिंह को देखा तो उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसकी आंखें गीली हो गईं और वो यह कहने से खुद को रोक नहीं सका, दादाजी, अगर इस दुनिया में रूबी के अलावा कोई और होता जो उसके लिए मायना रखता था, तो वो सिंह परिवार का ग्रैंड एल्डर वजरनाथ सिंह था। इसके अलावा वो आर्यन का दादा भी था। वजरनाथ सिंह ने आर्यन के कंधे पर ड्रैगन स्लेयर को देखा, फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए और उत्साह से कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरा छोटू बड़ा हो गया है। उसके हृदय में उत्साह अवर्णनीय था। नमस्कार ग्रैंड एल्डर। नमस्कार ग्रैंड एल्डर। सिंह परिवार के सभी योद्धाओं ने घुटने टेककर अपना सम्मान व्यक्त किया। कल्याण सिंह ने भी घुटने टेक दिए और कहा, ग्रैंड एल्डर कुलपति वो आर्यन। उसकी बात खत्म होने से पहले ही वजरनाथ सिंह की आंखें हिली और तुरंत नंदीश सिंह ने अपना एक कदम रखा। उसकी आकृति बिजली की तरह हिल गई और कल्याण सिंह के पास गिर गई, जिससे वो लात के वार के साथ कुछ 100 फुट दूर उड़ गया। नंदीश सिंह ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने परिवार से निपटने के लिए बाहरी लोगों के साथ सांठगांठ करने की? धड़ाम। कल्याण सिंह के पास प्रतिक्रिया देने तक का मौका नहीं था और वो नंदिश की लात के वार के साथ कुछ 100 फुट दूर जाकर जमीन पर धड़ाम की आवाज के साथ गिरा, जिससे वहां एक छोटा सा गड्ढा भी हो गया था। श्रीधर प्रजापति ने हैरान होते हुए कहा, लेवल 9 युद्धराज की शक्तियां? वजरनाथ सिंह ने झुके हुए योद्धाओं को देखते हुए हल्के से कहा, आप सभी उठो।
तुरंत वज्रनाथ सिंह ने श्रीधर प्रजापति की ओर देखा और हंसते हुए कहा, छोटे प्रजापति, क्या तुम वही हो जो मेरे अच्छे पोते को परेशान करना चाहते हो? जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, बूम बूम गड़गड़ाहट की आवाजों की एक श्रृंखला के साथ श्रीधर प्रजापति की चेतना के समुद्र में एक दबाव पड़ता है, जिससे उसका पूरा शरीर तुरंत ठंडे पसीने से ढक गया। उसका शरीर बिना रुके कांपने लगा, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। अंत में वो सीधे नीचे गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। कृपया दया करें खूनी ड्रैगन, मैं यंग मास्टर आर्यन को परेशान नहीं करना चाहता था। कृपया स्पष्ट रूप से जांच करें, श्रीधर प्रजापति ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ओह, यह आप नहीं थे। क्या यह छोटा ब्रह्मा था? जैसे ही वज्रनाथ सिंह ने यह कहा, दबाव की एक और लहर उठी और अगले ही पल नारद ब्रह्मा का चेहरा पीला पड़ गया। वो उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका और तुरंत जमीन पर घुटने टेक कर दया की भीख मांगने लगा। खूनी ड्रैगन, कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं यहाँ केवल एरिना फाइट का निरीक्षण करने के लिए आया था। मैंने तो सिंह परिवार के बारे में कुछ गलत सोचने की हिम्मत तक नहीं की थी। कृपया स्पष्ट रूप से जांच करें। ओह, क्या तुम भी नहीं हो? क्या यह शाही परिवार था? वज्रनाथ सिंह ने रत्न सिंह और राजकुमारी ईरा की ओर देखा। लगभग एक पल बाद दबाव की एक और लहर उठी। बैं, बैं। रत्न सिंह और राजकुमारी ईरा ने भी तुरंत घुटने टेक दिए। ईरा गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन रत्न सिंह ने उसे रोक दिया और कहा, ग्रैंड एल्डर, मैं अपने दामाद के साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूँ? यह मैं निश्चित रूप से नहीं था। ईरा अपने दिल में चिल्लाई, आर्यन कमीने, मैं अपना नाम तुम्हारे साथ कभी नहीं जोड़ूंगी, कभी नहीं। मैं तुम जैसे बिना ड्रैगन ब्लड के लड़के के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। तुम सिर्फ एक कचरा हो, इसके बारे में सोचना भी मत। फिर वज्रनाथ सिंह की आंखें हेवंत को देखने लगी। हेवंत इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो तुरंत घुटने टेक कर बोला, ग्रैंड एल्डर, कृपया मेरी जान बख्श दें। आर्यन मेरा भाई है। मैंने उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी नहीं सोचा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी परिवार से हैं या फिर किस साम्राज्य से हैं। ताकतवर के आगे हमेशा झुकना पड़ता है और वो भी उनमें से अलग नहीं था। खूनी ड्रैगन फायर ग्लास शहर नहीं बल्कि पूरे फायर ग्लास राजवंश में एक शिखर योद्धा था। उसकी शक्तियों के दबाव भर तक को उनके लिए सहन करना मुश्किल था। अगर वो अपनी थोड़ी सी भी ताकत का इस्तेमाल कर लेता है तो उनका शरीर मूसल में कुटे हुए लहसुन की तरह बन जाएगा। वो एक शक्तिशाली योद्धा था, एक ऐसा अस्तित्व जिसने हर चीज का तिरस्कार किया। इस समय श्रीधर प्रजापति, नारद ब्रह्मा, हेवंत वैदिक, राजकुमार रत्न सिंह और राकुमारी ईरा सभी जमीन पर घुटनों के बल पड़े थे, बिना रुके कांप रहे थे, क्योंकि वज्रनाथ सिंह का दबाव लगातार बढ़ रहा था। वो केवल जमीन पर घुटने टेक सकते थे, उसका थोड़ा भी विरोध करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। वज्रनाथ सिंह कुछ भी कर सकता था। यदि वो उन्हें मार देता तो फायर ग्लास राजवंश का वर्तमान सम्राट भी उसे दंडित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसके अलावा यह भूलना कि यह हजारों सालों पुराना सिंह परिवार था, बेवकूफी आएगी। वज्रनाथ सिंह ने उदासीनता से कहा, मुझे लगता है कि मैंने किसी को यह कहते सुना है कि मेरे अच्छे पोते ने अभी फायर ग्लास राजवंश के कानूनों का उल्लंघन किया है और उसके अपराधों के लिए उसे मार दिया जाना चाहिए। नारद ब्रह्मा ने तुरंत कहा, ग्रैंड एल्डर, यह श्रीधर प्रजापति ने कहा था। वो फायर ग्लास शहर के न्याय मंत्रालय का प्रभारी हैं, इसलिए वो कानूनों को सबसे अच्छे से जानता है। क्या ऐसा नहीं है? श्रीधर प्रजापति ने नारद ब्रह्मा की 7 पीढ़ियों को कोसते हुए अपने मन में गाली दी और तुरंत कहा, खूनी ड्रैगन, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं कहा। असल में यंग मास्टर आर्यन ने तो बुराई को दंडित किया था और सिंह परिवार के एक गद्दार से छुटकारा पाया था। मैं तो वास्तव में उसे एक वीरतापूर्ण पुरस्कार देना चाहता था। फिर मैं उसे कैसे दंडित कर सकता हूँ? ओह, तो क्या मैंने गलत सुना? मेरा अच्छा पोता ठीक है। वज्रनाथ सिंह का चेहरा संतुष्टि से भर गया था, लेकिन उसका दबाव थोड़ा भी कम नहीं हुआ। हेवंत ने तुरंत कहा, अगर कोई मेरे भाई आर्यन को छूने की हिम्मत करता तो यह राजकुमार सबसे पहले उसकी जान ले लेता। अगर ऐसा है तो वज्रनाथ सिंह ने कहा, फिर मैंने तुम लोगों को गलत समझा।
इसके बाद उसने अपना दबाव वापस ले लिया। वो पांचों तुरंत जमीन पर लेट गए और किसी मरे हुए सुअर की तरह तेज तेज सांसें लेने लगे। उनके भाव उतने ही दयनीय थे जितना वो हो सकते थे। वो जल्दी से उठ खड़े हुए। वज्रनाथ सिंह के दबाव ने अचानक फिर से हमला कर दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। वो पांचों फिर से जमीन पर घुटने के बल गिर गए। वो इतनी तेज गिरे थे कि उनके घुटने टूटने वाले थे और वो बेहद असहज महसूस कर रहे थे। वज्रनाथ सिंह ने सख्त लहजे में कहा, तुम लोग मेरे सिंह परिवार में क्या कर रहे थे? कहीं तुम लोगों का इरादा मेरे परिवार के खिलाफ कुछ साजिश करने का तो नहीं था? आर्यन लगभग जोर से हंसा। श्रीधर प्रजापति और अन्य चारों लोगों के चेहरे पर तीखे भाव थे और उन्होंने कहा, ग्रैंड एल्डर, हम वास्तव में यहाँ केवल प्रतियोगिता का निरीक्षण करने के लिए आए थे। यंग मास्टर आर्यन के वीर व्यक्तित्व का निरीक्षण करने के लिए हम सिंह परिवार में साजिश रचने जैसी तुच्छ चीज कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा है, ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में तुम्हारे साथ अन्याय किया है। जब वो यह बात कह रहा था, वज्रनाथ सिंह ने अपना दबाव वापस लिया और हंसा। तीनों स्तंभ और शाही परिवार के सभी लोग यहाँ हैं। सिंह परिवार को इतना जीवंत हुए एक लंबा अरसा हो गया है। श्रीधर प्रजापति और अन्य चारों लोग बड़ी कठिनाई से रेंग रहे थे। उसी समय वज्रनाथ सिंह का दबाव अचानक फिर से उनके ऊपर टूट पड़ा। धड़ाम धड़ाम पफ क्रैक। इस बार उनके घुटनों में से एक घुटना वास्तव में टूट गया। राजकुमारी ईरा के घुटनों की टोपी टूट गई थी। उसके हाव भाव बेहद बदबूदार थे। आर्यन की ओर सीधे देखते हुए उसके दांत गुस्से के कारण चिपके हुए थे। उसने यह सब आर्यन के ऊपर थोप दिया और अपने दिल में जोर से कहा, यह राजकुमारी निश्चित रूप से तुम्हें आसानी से जाने नहीं देगी। आर्यन, बस तुम इंतजार करो। ओह, मैं वास्तव में बूढ़ा हो गया हूँ। मैं अपनी शक्तियों को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। वज्रनाथ सिंह ने मूर्ख होने का नाटक किया और कहा, मुझे अभी दबाव के बारे में वास्तव में खेद है। बहू, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें देखने के लिए मैं किसी हकीम को बुलाऊं? वैसे पिछले साल मैंने भी सिंह परिवार के एक सुअर के टूटे घुटने को ठीक किया था। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा इलाज करूं? सच में तुम्हारा घुटना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नंदिश, क्या वो पिछले साल का सुअर अभी भी यहाँ है? वज्रनाथ सिंह ने गंभीरता से पूछा। अगर वो अभी भी यहाँ है तो उसे बाहर निकालो ताकि मैं अपने चिकित्सा कौशल को दिखा सकूं और साबित कर सकूं। नंदिश सिंह ने याद दिलाया। ग्रैंड एल्डर, उस सुअर को एक भुना हुआ चूसने वाला सुअर बनाया गया था और अगले दिन आपने उसे खा लिया था। अय्या, मेरी यादों को देखो। शायद मैं सच में बूढ़ा हो रहा हूँ। वज्रनाथ सिंह हंसा और आगे कहा, बहू, तुम यकीन करो, मैं वास्तव में इसे ठीक कर सकता हूँ। क्या आपको यह नहीं चाहिए? चलो कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती। वैसे अक्सर सिंह परिवार में आते रहना और मेरे अच्छे पोते के साथ अपने रिश्ते को गहरा करना याद रखना। तुम लोगों की शादी 3 साल बाद होगी और मैं अभी भी अपने परपोते का इंतजार कर रहा हूँ। अरे, जाने की इतनी जल्दी मत करो। राजकुमारी ईरा का दिल आर्यन को मारने का कर रहा था। रत्न सिंह ने उसे उठाया, ग्रैंड एल्डर को विनम्रता से नमन किया और फिर जल्दबाजी में सिंह परिवार को छोड़ दिया। अगर उसने जल्द ही ईरा का इलाज नहीं किया तो वो वास्तव में अपंग भी हो सकती थी। श्रीधर प्रजापति, नारद ब्रह्मा और हेवंत भी जल्दी से निकल गए, इस डर से कि खूनी ड्रैगन उन्हें फिर से अपने दबाव से ना कुचल दे। तीनों स्तंभों के लोगों ने सिंह परिवार को छोड़ दिया जैसे कि वो मौत के देवता से डरकर भाग रहे हों। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के सभी योद्धाओं ने अपने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें सजाओं की एक श्रृंखला का इंतजार था, लेकिन वो बहुत भारी नहीं होंगे क्योंकि सिंह परिवार को एलिट योद्धाओं की आवश्यकता थी। आर्यन की सुरक्षा का संकट खत्म हो गया था। इसलिए मेघा ने कहा, आर्यन, हमारे जाने का समय आ गया है। इस अवधि के दौरान हमें एकांत में ध्यान लगाने की जरूरत है। अब हम तुमसे साल के अंत में भोज पर मिलेंगे। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, कमीने, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब से हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगी। वर्षा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, छोटी बहन, तुम सिंह परिवार में भी रह सकती हो।
तारा की अभिव्यक्ति हिल गई। यह एक अच्छा विचार है क्या मैं? वर्षा की चिढ़ाने वाली अभिव्यक्ति को देखकर उसने तुरंत गुस्से में कहा, बड़ी बहन, क्या आप मुझे परेशान करना चाहती हैं? मेघना ने भी थोड़ा कहा, मुझे भी जाना चाहिए। वो थोड़ी देर पहले कुछ ज्यादा ही आवेग में आ गई थी, लेकिन उसे इसका पछतावा नहीं था। उसे आर्यध्वज हॉल से इसके लिए सजा दी जाएगी, भले ही वो एलायंस मास्टर की बेटी हो। जिस वक्त उसने आर्यन की मदद के लिए पहला कदम उठाया, वो इसके लिए पहले से ही तैयार थी। आर्यन उन चारों का दिल से आभारी था। अगर उसका समर्थन करने के लिए आज उनकी अचानक उपस्थिति नहीं होती, तो सिंह परिवार में अराजकता खतरनाक होती। उस समय सिंह परिवार और आर्यन में से कोई नहीं बचता। वज्रनाथ सिंह ने दिल से हंसते हुए कहा, चारों बहुओं, तुम कहाँ जा रही हो? क्या सिंह परिवार आपका घर नहीं है? चारों बहू। उसके मुंह से जैसे ही यह शब्द निकले, तारा का चेहरा लाल हो गया। वो अचानक इस पागल बूढ़े आदमी को पसंद करने लगी थी। वो अपने कपड़ों के कोने के साथ खिलवाड़ करते हुए आर्यन को शर्माते हुए देखने लगी। वो सिर्फ आर्यन के बोलने का इंतजार कर रही थी। चारों लड़कियों ने अपने दिलों में थोड़ी मिठास महसूस की। हालांकि केवल तारा ने इसका खुलासा किया, अन्य तीनों की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। फिर मेघा ने सम्मानपूर्वक कहा, ग्रैंड एल्डर, आपकी बहू राजकुमारी इरा है। आर्यन बस हमारा दोस्त हैं। हम अब आपको और परेशान नहीं करेंगे, अब हम चलते हैं। तारा ने कहा, राजकुमारी इरा बहुत बुरी है, काश मैं उसका मुंह फाड़ पाती। उसकी बात खत्म होने का इंतजार किए बिना उसे मेघा ने खींच लिया और धीमी आवाज में कहा, आगे से कभी ऐसी बातें मत कहना। चाहे कुछ भी हो, इरा आर्यन की मंगेतर है और सम्राट द्वारा उनका विवाह तय किया गया था। हमारे पास ऐसी बातें कहने की योग्यता नहीं है। मेघना भी हल्के से मुस्कुराई, फिर सिर झुकाया और विदा ली। आर्यन ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और खुद से कहा, इरा। मैदान में मौजूद सभी लोग तितर बितर हो गए। सिंह परिवार के लिए यह एक ऐसा दिन था जिसके बारे में उत्साहित होने की आवश्यकता थी। एक ऐसा दिन जिसने सिंह परिवार के प्रत्येक योद्धा को नई उम्मीदों के साथ भर दिया था। कई लोगों के दिलों में एक ही विचार था, सिंह परिवार फिर से आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला था। वज्रनाथ सिंह का आंगन। मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस फील्ड से लौटने के बाद जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, वज्रनाथ सिंह का शरीर लड़खड़ाने लगा। उसके पैर अस्थिर हो गए और वो जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से काला खून निकलने लगा। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने में भीग गया और हल्का हल्का कांप रहा था। आर्यन हैरान रह गया। उसने तुरंत उसकी मदद की और पूछा, दादाजी क्या बात है? हफ हफ हफ। वज्रनाथ सिंह ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया। उसका चेहरा कागज की तरह पीला हो गया था, जैसे कि वो एक पल में कई दशकों का हो गया था, और बड़ी कठिनाई के साथ कहा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। उसी समय नंदिश सिंह ने भी जल्दी से आंगन में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने वज्रनाथ सिंह को सहारा दिया और कहा, युद्ध सम्राट के दबाव को बलपूर्वक छोड़ते हुए और यहाँ तक कि लगातार 3 बार 5 लोगों को दबाते हुए, पिताजी, आप अभी भी यह कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं कि आप ठीक हैं? अभी आपको ठीक होने की जरूरत है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आर्यन चौंक गया और उसने तुरंत पूछा, चाचा जी, युद्ध सम्राट के दबाव को जबरन छोड़ने से आपका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि दादाजी ने युद्ध बुजुर्ग से अभी तक ब्रेक थ्रू ही नहीं किया है? वज्रनाथ सिंह बुरी तरह हंसा। पिछले 1 साल से मैं युद्ध बुजुर्ग लेवल 9 के चरम पर फंसा हुआ हूँ और मैं कुछ भी हो इसे पार नहीं कर सकता और एक युद्ध सम्राट नहीं बन सकता। नंदिश सिंह ने कहा, पिताजी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपको अचानक एक आकस्मिक मुठभेड़ की जरूरत नहीं थी, फिर आप अपनी जिंदगी को खोने पर क्यों तुले हुए हैं? वज्रनाथ सिंह जोर जोर से खांसने लगा और ऐसी हालत में भी मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पुरानी हड्डियों का यह शरीर इतनी आसानी से नहीं मरेगा। आर्यन ने कभी नहीं सोचा था कि युद्ध बुजुर्ग का दबाव जो उसके दादा ने जारी किया था, वास्तव में जबरन जारी किया गया था। युद्ध बुजुर्ग का जो दबाव उसने छोड़ा था, वो एक प्रकार का भ्रम था,
जिससे प्रजापति परिवार, ब्रह्मा परिवार, वैदिक परिवार और शाही परिवार उससे डरने लगे। साथ ही यह आर्यन की रक्षा के लिए भी था। जब तक सिंह परिवार में एक युद्ध बुजुर्ग का अस्तित्व था, तब तक तीनों स्तंभ और शाही परिवार के लोग सिंह परिवार की ओर आंख उठाकर नहीं देखेंगे। हालांकि इस तरह के नकली दबाव को जबरन छोड़ने के लिए उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। वज्रनाथ सिंह को स्पष्ट रूप से भारी चोटें आई थीं और उसकी शक्तियां जीवन भर इस स्तर पर ही बनी रहेंगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने जीवन के दर्जनों वर्ष खो दिए थे और फिर से उसकी वर्तमान शक्तियां युद्ध बुजुर्ग के छठे या सातवें स्तर पर वापस आ गई थी और युद्ध बुजुर्ग के 8वें स्तर का कोई भी योद्धा उसे आसानी से हरा सकता था। किसी के स्तर को पार करने वाले दबाव को जबरन छोड़ने के परिणाम बहुत गंभीर था। दादाजी आर्यन का दिल दुख रहा था। वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। वो इस दुनिया में उसके सबसे करीबी इंसान था, या ऐसा भी कह सकते हैं कि आर्यन उसमें अपने पिछले जीवन के बूढ़े दादाजी को देखने लगा था। आर्यन ने उसके पीले चेहरे को देखकर अपने दिल में बहुत बेचैनी महसूस की। अगर वो थोड़ा भी और अधिक शक्तिशाली होता तो वो उन्हें खुद ही दबा सकता था। फिर दादाजी को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। शक्तिशाली बनो, मजबूत बनो, मुझे और अधिक शक्तिशाली बनना है, आर्यन ने अपने दिल में कसम खाई। उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। उसके नाखून उसकी खाल के मांस में घुस गए और गहरा लाल खून उसकी हथेली से टपकने लगा। क्या आर्यन अपने दादाजी को ठीक करने के लिए कोई उपाय ढूंढेगा? क्या आर्यन अपनी शक्तियों को और अधिक बढ़ा पाएगा और शक्तिशाली बन पाएगा? वज्रनाथ सिंह ने हंसते हुए आर्यन से कहा, बेटा मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इसके अलावा तुम अब बड़े हो गए हो, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी बढ़ी हुई शक्तियों को देखकर कितना खुश हूँ। तुम्हारा ड्रैगन ब्लड चुराया जा चुका है, पंसलियां टूट चुकी हैं और तुम्हारी नसें स्थिर हो गई हैं, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने सर्वजीत सिंह को दबा दिया और अधिकांश योद्धाओं को अपनी तरफ कर लिया, जो तुम्हारे एक इशारे पर जान देने और लेने के लिए भी तैयार हैं। इससे हमारे सिंह परिवार का पूरे फायर ग्लास शहर में फिर से बोलबाला होगा। यह बातें करते हुए वो इतना उत्साहित हो गया कि वो जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि हंसने के कारण उसे जोर से खांसी होने लगी थी। वो वास्तव में अपने 70 के दशक में एक बूढ़े आदमी की तरह दिखता था, जिससे आर्यन का दिल फिर से दर्द करने लगा। और तुम्हारा ड्रैगन स्लेयर, हमारा सिंह परिवार उसकी हजारों वर्षों से खोज कर रहा है, फिर भी वो हमें कभी नहीं मिला, लेकिन वो तुम्हें मिला। इसका मतलब है कि यह स्वर्ग की इच्छा है, यह सब विधाता का रचा खेल है। हाँ हाँ हाँ, वज्रनाथ सिंह एक बार फिर से हंसने लगा। वो बहुत खुश हैं। शायद काफी सालों बाद यह पहली बार था जब वो इतना खुश था। विजय बेटा, तुम्हें ड्रैगन स्लेयर कहाँ मिला? नंदिश ने संदेह से पूछा। आर्यन ने अपना सिर खींचा और कहा, दादाजी, चाचा जी, मैंने इसे फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में एक डिमन बीस्ट की गुफा से हासिल किया था। तभी से मैं फिर से अपनी शक्तियों को बढ़ा पा रहा हूँ। स्वाभाविक रूप से वो किसी को भी ब्यूरियल सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता था। यह सभी के लिए समान बात नहीं थी। जहाँ तक ड्रैगन स्लेयर का सवाल है, जो फ्लड ड्रैगन के मरने पर उसे सिस्टम द्वारा मिला, यह कहना और भी असंभव था। अगर उसने ऐसा कहा भी तो भी वो लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे। आर्यन भी इसकी व्याख्या नहीं कर सका। वो संभवतः यह नहीं कह सकता था कि वो एक दूसरी दुनिया से आया था, है ना? वज्रनाथ सिंह हंसा। हाँ हाँ हाँ, स्वर्ग मेरे सिंह परिवार की रक्षा कर रहा है। यह सिर्फ इतना है कि यह ड्रैगन स्लेयर अधूरा है। मेरे पूर्वज मेरे पोते को दूसरे आधे हिस्से को खोजने का आशीर्वाद दे रहे हैं। तभी यह एक सर्वोच्च कलाकृति बन सकती है। केवल सिंह परिवार ही 10,000 पीढ़ियों तक बना रह सकता है। आर्यन ने चुपके से अपनी मुट्ठी कस ली और खुद से कहा, दादाजी चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से दूसरा आधा हिस्सा भी ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे पहले से ही पता है कि वो कहाँ है। फायर ग्लास शहर का शाही परिवार, यह सिस्टम द्वारा दिया गया संकेत था, बिना किसी संदेह के। दूसरा आधा निश्चित रूप से शाही परिवार में था। इसके अलावा उस समय सिंह परिवार का महान पूर्वज और दुष्ट डेविल एक साथ मारे गए थे।
शाही परिवार ने भी यही कहा था। शायद यह सच था। शायद केवल शाही परिवार के लोग ही जानते थे। वज्रनाथ सिंह ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, यह सिंह परिवार का वंशज है। नंदिश अचानक उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। नंदिश ने कुछ सोचा और तुरंत कहा, हाँ पिताजी। वज्रनाथ सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, आज से मैं चाहता हूं कि तुम सिंह परिवार के सभी संसाधनों का उपयोग आर्यन का समर्थन करने, उसकी रक्षा करने और उसे एक ड्रैगन स्पिरिट योद्धा बनाने के लिए करो। वज्रनाथ सिंह अपनी हालत के बारे में बेहतर तरीके से जानता था। इस जीवन काल में उसके लिए युद्ध बुजुर्ग से युद्ध सम्राट बनना नामुमकिन था। इसके अलावा युद्ध सम्राट का बलपूर्वक दबाव इस्तेमाल करने के बाद उसका जीवन काल भी ज्यादा नहीं बचा था। मरने से पहले उसे आर्यन का पालन पोषण बेहतर तरीके से करना था, ताकि उसकी शक्तियां तीव्र गति से बढ़ सकें। क्योंकि नंदिश की क्षमता भी अपनी सीमा तक पहुंच गई थी, उसकी शक्तियां तो केवल युद्ध राज स्तर पर आकर अटक चुकी थी। यह दुनिया ताकतवर की इज्जत करती थी और उन्हीं के आगे झुकती थी। सिंह परिवार की देखरेख के लिए एक शक्तिशाली योद्धा की जरूरत थी और आर्यन को जल्दी से शक्तिशाली बनाना ही एकमात्र तरीका था। क्योंकि वर्तमान सिंह परिवार अब अतीत का सिंह परिवार नहीं था। हवा और बारिश चल रही थी और अंतर प्रवाह बढ़ रहा था। सिंह परिवार के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। वज्रनाथ सिंह के आंगन से बाहर आते हुए आर्यन ने धीमी आवाज में नंदिश सिंह से कहा, चाचा जी, मैं कोई ड्रैगन स्पिरिट योद्धा नहीं बनना चाहता। मेरा व्यक्तित्व सिंह परिवार का कुलपति बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। वो किसी चीज से बंधा नहीं रहना चाहता था। उसे अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीना पसंद था। एक बार जब वो ड्रैगन स्पिरिट योद्धा बन गया तो उसे सिंह परिवार का कुलपति बनना पड़ेगा। फिर उसे अपनी शक्तियां बढ़ाने पर कम और परिवार पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। नंदीश सिंह की भौहें सिकुड़ गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, आर्यन, क्या तुम्हें डर लग रहा है? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, मैं आर्यन, मुझे नहीं पता कि डर क्या होता है। मैं सिर्फ। उसकी बात खत्म होने का इंतजार किए बिना नंदिश सिंह ने उसे टोका, अगर तुम डरते नहीं हो तो किस बात की चिंता कर रहे हो? जिस वक्त से तुम पैदा हुए थे उसी वक्त से तुम सिंह परिवार का भावी कुलपति बन गए थे। चिंता मत करो, मैं और पिताजी तुम्हारे साथ है। हमारी जान जाने तक हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हालांकि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे डर है कि पिताजी। लंबे समय तक नंदीश के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। फिर उसने अपने हाथ की मुट्ठी कसी और आह भरी। यह सब मेरी गलती है कि मैं मूर्ख हूँ। मैं लंबे समय से युद्ध बुजुर्ग की अवधारणा को समझने में असमर्थ रहा हूँ, इसलिए ना मैं कभी ग्रैंड एल्डर बन पाऊंगा। वो खुद से नफरत करता था। अगर वो थोड़ा और अधिक शक्तिशाली होता या फिर युद्ध बुजुर्ग स्तर तक पहुंच पाता तो वो तीनों स्तंभ और शाही परिवार को आसानी से दबा सकता था। आर्यन, तुम्हें हमेशा याद रखना होगा कि तुम्हारा उपनाम सिंह है। तुम सिंह परिवार के वंशज हो और तुम्हारे कंधों पर सिंह परिवार का भविष्य टिका है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें चलते रहना होगा, विरोध करना होगा। भले ही ग्रैंड एल्डर और मैं तुम्हारे पास ना हो, फिर भी तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। क्योंकि सिंह परिवार का वंशज कभी भी हार नहीं मान सकता और न कभी किसी से हारेगा। समझे बेटा? नंदिश ने गंभीर आवाज में कहा। कभी हार न मानना सिंह परिवार की भावना थी, उनका पहला नियम था। आर्यन ने जोर से सिर हिलाया और कहा, जी चाचा जी, मैं समझ गया। बहुत बढ़िया। अगले कुछ दिनों में मैं तुम्हारी प्रशिक्षण योजना बनाऊंगा। अब वापस जाओ और खुद को तैयार करो, नंदिश ने कहा। आर्यन ने कहा, चाचा जी, मेरा शक्तियों को बढ़ाने का तरीका दूसरों से अलग है। आपको मुझे शक्तियां बढ़ाने के लिए सभी संसाधन देने की जरूरत नहीं है। शक्तियां बढ़ाने वाले संसाधन किसी भी योद्धा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। हालांकि आर्यन के लिए यह संसाधन ज्यादा उपयोगी नहीं थे। नंदिश ने कहा, तुम्हें इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी योजना का पालन करो। दरअसल उसके पास अभी तक कोई अच्छी योजना नहीं थी कि वो आर्यन की शक्तियां बढ़ाने की शुरुआत कहां से करे और किस तरीके से करें।
इसके अलावा वो अभी भी अपने दिल में उलझन में था कि बिना ड्रैगन ब्लड टूटी हुई पंसलियां और अस्थिर नसों वाले एक योद्धा को कैसे कुछ सिखाएगा और वो कैसे उसकी शक्तियों को बढ़ा सकता था। नंदीश के लिए यह बहुत परेशान करने वाली बात थी। आर्यन उसके साथ बहस नहीं कर सकता था, इसलिए उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। अपने दिल में उसने अपने दादाजी की दर्दनाक अभिव्यक्ति के बारे में सोचा और यह पूछने से खुद को रोक नहीं पाए, चाचा जी, क्या दादाजी की चोटों को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है? और वो कैसे युद्ध बुजुर्ग से एक युद्ध सम्राट बन सकते हैं? नंदीश ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, मुझे नहीं लगता कि पिताजी की चोटों को ठीक करने और उन्हें एक युद्ध सम्राट बनाने में कोई भी चीज मदद कर सकती है। फिर वो बुरी तरह हंसा और बात जारी रखते हुए आगे बोला, उन्हें ठीक करने और उनकी शक्तियों का स्तर बढ़ाने का एकमात्र तरीका है ड्रैगन ब्लड एसेंस। अगर उनके खून की शुद्धता बढ़ेगी तो उनके ठीक होने के चांस अधिक होंगे। उसके लिए भी यही नियम लागू होता था। उसके ड्रैगन ब्लड की शुद्धता 67% तक पहुंच गई थी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं थी। अगर वो ड्रैगन ब्लड की शुद्धता दर नहीं बढ़ा सकता था तो वो कभी भी अपनी शक्तियों का स्तर आगे नहीं बढ़ा पाएगा। ड्रैगन ब्लड शुद्धता दर को बढ़ाने का एकमात्र तरीका ड्रैगन ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करना था। हालांकि इस दुनिया में ड्रैगन सर्वोच्च प्राणी था। वो उन्हें कैसे ढूंढ सकते थे? भले ही वो उन्हें ढूंढ लें, फिर भी सिंह परिवार की वर्तमान ताकत के साथ उनमें से एक को मारना नामुमकिन था। आर्यन ने कहा, ड्रैगन ब्लड एसेंस? उसने इसे अपने दिल में याद किया। फिर सोचा, अगर मुझे ड्रैगन ब्लड एसेंस मिल गया तो चाचा जी भी अपनी शक्तियों का स्तर बढ़ा सकते हैं और दादाजी भी अपनी सफलता और खूनी ड्रैगन की ताकत को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या आर्यन हासिल कर पाएगा ड्रैगन ब्लड एसेंस और ठीक कर पाएगा अपने दादा और चाचा जी को? आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद। क्या कर रहे हो यार? लाइक और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। बाय बाय भाई लोग, आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो यार, और सब्सक्राइब भी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगर आर्यन ने ड्रैगन ब्लड एसेंस हासिल कर लिया तो वो अपने चाचा जी और दादाजी के साथ साथ सिंह परिवार के बाकी योद्धाओं को भी ताकतवर बनाने में मदद कर सकता था। उस समय पूरे फायर ग्लास शहर में कोई भी सिंह परिवार को छूने की हिम्मत नहीं करेगा और आर्यन को भी सिंह परिवार का कुलपति बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सब सोचकर उसने अपना मन बना लिया कि उसे किसी भी हालत में ड्रैगन ब्लड एसेंस ढूंढना होगा। जब वो अपने छप्पर वाले घर में वापस पहुंचा तो रूबी ने एक प्यारी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और खुशी से कहा, यंग मास्टर, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। ही सभी लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। हालांकि वो मैदान में नहीं गई थी, लेकिन उसने आर्यन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं सुनी थीं। आर्यन का नाम पूरे फायर ग्लास शहर के बच्चे की जुबान पर था। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यंग मास्टर कब सुंदर नहीं था? चलो छोड़ो, मुझे बताओ वो कहाँ हैं? रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन छाया घर में है। उसका नाम छाया है? आर्यन थोड़ा हैरान हुआ और कहा, यह नाम वास्तव में बुरा नहीं है। इसके बाद आर्यन कमरे में गया, बिस्तर पर लेटी छाया को देखा और धीरे से कहा, सबसे उच्च श्रेणी की हील पिल जिसे मैंने बनाया था उसे पहले ही तुम्हारी चोटों को ठीक कर देना चाहिए था, है ना? मेरे सामने दिखावा मत करो, उठो। उच्च श्रेणी हील पिल के औषधीय गुणों के बारे में आर्यन किसी और की तुलना में बेहतर तरीके से जानता था। छाया हैरान रह गई। वो तुरंत खड़ी हो गई, आर्यन की ओर देखा और कहा, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था, है ना? आर्यन ने उसकी ओर देखा। चूंकि उसने तंग कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उसकी आकृति पूरी तरह से प्रकट हुई। उसके पतले पैर, छोटी कमर और 2 चोटियां उसकी छाती से निकल रही थीं। उसका चेहरा एक नकाब से ढका हुआ था, लेकिन नकाब के नीचे निश्चित रूप से एक अद्वितीय चेहरा था। आर्यन को भी उसका चेहरा देखने में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने कहा, अपना नकाब उतार दो। छाया चकित हो गई
और हिचकिचाते हुए आर्यन की ओर देखने लगी। आर्यन ने हंसते हुए कहा, यह क्या है? क्या तुम अभी से मेरा आदेश नहीं मानोगी? तो फिर मैं भविष्य में तुम पर विश्वास कैसे करूंगा? इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हारा मास्टर पहले ही मेरे हाथों से मर चुका है, इसलिए तुम आजाद हो। चलो चलते हैं। यह कहने के बाद वो मुड़ गया और कमरे से बाहर जाने लगा। रुको, छाया ने बड़ी मुश्किल से कहा। धीरे से अपना नकाब उतारते हुए उसका दाहिना हाथ कांप रहा था। उसने आर्यन को एक अजीब भाव के साथ देखा। उसका चेहरा देखकर आर्यन हैरान रह गया और अपने मन में सोचने लगा, यह वास्तव में एक अद्वितीय चेहरा है, लेकिन उसका भाव अजीब क्यों है? उस अद्वितीय चेहरे के साथ एक गर्म शरीर इतना सुंदर था कि आर्यन का दम घुट रहा था। इसके अलावा यह उस तरह की ठंडी सुंदरता थी जो एक हिमखंड की तरह थी। फिर आर्यन ने कहा, अपने इस यंग मास्टर के लिए एक बार मुस्कुराकर दिखाओ। छाया ने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। अंत में उसके मुंह का कोना मुड़ गया और वो हल्के से मुस्कुरा दी, बस एक पल के लिए। फिर उसने अपना मुंह बंद कर लिया और कहा, नकाब भी उतार दिया और मैंने मुस्कुरा भी दिया, क्या अब ठीक है? हालांकि यह केवल एक पल के लिए था, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी, जैसे कि यह शाश्वत थी। आर्यन ने उदासीनता से कहा, आज से तुम मेरी छाया हो। तुम अपना पर्दा केवल मेरे सामने हटा सकती हो और तुम्हारी मुस्कान भी केवल मेरे लिए होनी चाहिए। इसके बाद उसने अपनी छाती से एक तकनीक निकाली और उसे छाया के हाथों में फेंक दिया। फिर वो मुड़ गया और वहां से चला गया। छाया ने अपने हाथ में तकनीक को देखा और थोड़ा हैरान हुई। काला जादू तकनीक। आर्यन की पीठ को देखते हुए छाया हिल गई। काला जादू तकनीक हमेशा से एक ऐसी तकनीक रही है जिसे वो विकसित करना चाहती थी, लेकिन आर्यन ने बिना पलक झपकाए उसे वो दे दी। शाही परिवार। शाही मंदिर। यह स्थान शाही परिवार के पूर्वजों की पूजा करने के अलावा उनका प्रमुख स्थान भी था। शाही मंदिर के नीचे एक विशाल गुप्त प्रशिक्षण कक्ष था। गुप्त कमरे में एक सुनहरे ड्रैगन ने अपने दांतों को खोला और अपने पंजों को लहराया। वो अतुलनीय रूप से क्रूर था, जैसे कि वो किसी भी चीज को निगल सकता था। ड्रैगन के सिर के नीचे एक टूटी हुई ब्लेड का आधा हिस्सा स्थापित किया गया था। उस टूटी हुई ब्लेड से एक अहंकारी और दबंग आभा निकल रही थी और यहाँ तक कि क्रूर ड्रैगन का सिर भी उससे डर रहा था। यह टूटी हुई ब्लेड का आधा हिस्सा कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन स्लेयर का शेष आधा हिस्सा था। रत्न सिंह के पिताजी और राजकुमारी इरा के दादाजी रविकांत ने जमीन पर घुटने टेक दिए और धीमी आवाज में कहा, महान पूर्वज, ड्रैगन स्लेयर का दूसरा आधा हिस्सा सिंह परिवार को मिल गया है। जिस महान पूर्वज का रविकांत ने जिक्र किया था, वो 100 वर्षीय व्यक्ति था जो पैर मोड़कर बैठा था। जब उसने 2 शब्द ड्रैगन स्लेयर सुने तो उसकी भौहों के बीच एक भयावह दृष्टि दिखाई दी। अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उसकी आकृति भूत की तरह गायब हो गई। अगले ही पल वो रविकांत के सामने दिखा और उत्साहित भाव के साथ कहा, क्या वो सच में दिखाई दिया है? जैसे ही उसने यह कहा, युद्ध बुजुर्ग की आभा उसके शरीर से निकलकर बाहर फैल गई, जिसे सहन करने में रविकांत असमर्थ था। उसका शरीर कांपने लगा और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ऐसा प्रतीत होता है वो सिंह परिवार के एक यंग मास्टर आर्यन नामक लड़के को मिला है। हाँ, आखिरकार वो आ ही गया। मुझे पता था कि वो एक ना एक दिन जरूर दिखाई देगा। महान पूर्वज उन्मादी ढंग से हंसा। उसकी आकृति धुंधली हो गई और ड्रैगन स्लेयर के आधे हिस्से के सामने दिखने लगी। विंग। ड्रैगन स्लेयर के आधे हिस्से ने एक अभिमानी और दबंग ब्लेड शक्ति को छोड़ दिया। ब्लेड शक्ति एक खूनी रोशनी की तरह थी, क्योंकि वो पागलपन से बाहर निकल रही थी। मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था। ड्रैगन स्लेयर के भीतर एक चौंकाने वाला रहस्य छिपा हुआ है और सभी पूर्वज हजारों वर्षों से इसे समझने में असमर्थ रहे हैं। जब तक हमें शेष आधा हिस्सा नहीं मिलता, हम उस रहस्य का पता नहीं लगा सकते हैं। यह रहस्य संभवतः ड्रैगन देवता का रहस्य है और संभवतः आरोही के शिखर तक पहुंचने का रहस्य है। महान पूर्वज पागलों जैसी बात कर रहा था।
शायद वो बेहद उत्साहित था। फिर वो महान पूर्वज रविकांत के पास आया और कहा, उस समय ड्रैगन स्लेयर गॉड ने 3 दिन और 3 रातों तक दुष्ट डिमन संप्रभु के खिलाफ लड़ने के लिए ड्रैगन स्लेयर का इस्तेमाल किया और दुष्ट डिमन संप्रभु को मारने के लिए इसी ड्रैगन स्लेयर पर भरोसा किया। ड्रैगन स्लेयर बहुत मजबूत है। दूसरा हिस्सा प्रकट होने का मतलब है कि हमारे शाही परिवार की स्थिति खतरे में है। हमारे पूर्वजों ने ड्रैगन स्लेयर गॉड को 7 दिन और 7 रातों तक गठन में फंसाने के लिए अपरिहार्य जाल सामरिक विधि स्थापित की थी और अंत में उसे मार डाला। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन स्लेयर गॉड वास्तव में अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करके ड्रैगन स्लेयर को 2 हिस्सों में तोड़ देगा और एक हिस्से को फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला की गहराई में फेंक देगा। इन रहस्यों के संबंध में जानकार रविकांत बेहद हैरान था। वो केवल इतना जानता था कि ड्रैगन स्लेयर गॉड को उनके पूर्वजों ने मिलकर अपरिहार्य जाल गठन में फंसाकर मार डाला था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन गॉड वास्तव में इतना शक्तिशाली होगा। अपरिहार्य जाल गठन शाही परिवार की नींव थी। यह एक प्राचीन अशुभ गठन था। ड्रैगन स्लेयर गॉड के लिए 7 दिन और 7 रातों तक लड़ने में सक्षम होने के लिए इस ड्रैगन ब्लेड की शक्ति की कल्पना की जा सकती थी। इसके अलावा उस लड़ाई के बाद से अपरिहार्य जाल गठन खो गया था। हजारों वर्षों से यह ठीक होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अपनी आधी शक्ति भी हासिल नहीं की थी। रविकांत ने शांत होकर कहा, महान पूर्वज, आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? ड्रैगन ब्लेड एक सर्वोच्च हथियार था। यह शाही परिवार की नींव को खतरे में डाल सकता था। इस तरह की चीज को या तो स्वयं नियंत्रित किया जा सकता है या यह हमेशा के लिए गायब हो सकता है। महान पूर्वज ने अपनी आंखें नम कर लीं। क्या आर्यन हासिल कर पाएगा ड्रैगन स्लेयर का दूसरा हिस्सा या फिर करने वाला था वो किसी बड़ी मुसीबत का सामना? महान पूर्वज, खूनी ड्रैगन भी एकांत से बाहर आ चुका है। उसकी शक्तियां भी युद्ध सम्राट स्तर पर पहुंच चुकी हैं। मुझे डर है कि हमारे लिए सिंह परिवार से निपटना मुश्किल होगा। युद्ध सम्राट? वज्रनाथ सिंह महान पूर्वज की आंखें हिल गईं और उसने कहा, उसके ड्रैगन ब्लड की शुद्धता केवल 75% थी, फिर युद्ध सम्राट कैसे? रविकांत चौंक गया और बोला, महान पूर्वज, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जबरदस्ती शक्तियों को बढ़ाकर युद्ध सम्राट के दबाव का इस्तेमाल किया हो? मेरी समझ के अनुसार सिंह परिवार के एक योद्धा को युद्ध सम्राट की शक्तियां हासिल करने के लिए ड्रैगन ब्लड की शुद्धता को 80% तक पहुंचाना जरूरी है, और वज्रनाथ सिंह में इस तरह की क्षमता नहीं है। लेकिन यह बस एक अंदाजा है। महान पूर्वज ने भी निश्चित होने की हिम्मत नहीं की। सिंह परिवार बहुत मजबूत था और ड्रैगन ब्लड में भी बहुत सारी अनिश्चितताएं थीं। हजारों साल पहले सिंह परिवार में बहुत सारे एलिट योद्धा और युद्ध सम्राट थे। उनका हमेशा से ऐसा अस्तित्व रहा है जिससे शाही परिवार सबसे ज्यादा डरता था। इसके बाद महान पूर्वज ने रविकांत से कहा, मेरा आदेश शिशुपाल तक पहुंचाओ। पिछले कुछ सालों में उसकी शक्तियां युद्ध बुजुर्ग के लेवल 7-8 स्तर तक पहुंच चुकी होंगी। वो खूनी ड्रैगन की शक्तियों का पता लगाएगा। रविकांत ने तुरंत जवाब दिया, जी महान पूर्वज। वैसे अभी तुमने क्या कहा था कि ड्रैगन स्लेयर का दूसरा अधूरा हिस्सा सिंह परिवार के एक यंग योद्धा के हाथों में है? महान पूर्वज ने पूछा। रविकांत ने जवाब दिया, जी महान पूर्वज, वो सिंह परिवार के वर्तमान यंग मास्टर आर्यन नामक योद्धा के हाथों में है। वो बस एक कचरा है जिसका ड्रैगन ब्लड नष्ट हो चुका है। सिंह परिवार का यंग मास्टर महान पूर्वज की आंखों में एक भयानक झलक दिखी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, उससे निपटने के लिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या साल के अंत में भोज नहीं होने वाला है? रविकांत ने तुरंत समझ लिया कि महान पूर्वज का क्या मतलब था और कहा, मैं समझ गया महान पूर्वज। ड्रैगन स्लेयर, मुझे उसे लेना ही होगा। महान पूर्वज ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, फिर ड्रैगन स्लेयर के अधूरे हिस्से की ओर देखते हुए एक गंभीर आवाज में कहा, आखिर तुम कौन सा रहस्य छिपा रहे हो? पिछले कुछ दिनों से आर्यन लगातार अपनी सभी तकनीकों का अभ्यास कर रहा था, खासकर ड्रैगन स्लेयर तकनीक। भाग्य के आशीर्वाद के बिना उसके 7 वारों की शक्तियां पहले से अधिक बढ़ चुकी थी।
और प्रत्येक वारों के साथ लगातार 150 कट मारे जा सकते थे। पहाड़ तोड़ मुक्का भी तेजी से प्रगति कर रहा था। हालांकि उसकी शक्तियों के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया था। इस वक्त आर्यन टॉडिंग स्किल का अभ्यास कर रहा था, जो केवल 2 मिनट तक सक्रिय रह सकती थी। उसका समय बढ़ाने के लिए वो पागलपन से अभ्यास कर रहा था, ताकि उसका स्तर बढ़ाकर समय सीमा बढ़ाई जा सके। लगभग 2 घंटे और अभ्यास करने के बाद उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, बधाई हो, तुम्हारी टॉडिंग स्किल का स्तर लेवल 2 से बढ़कर लेवल 3 का हो चुका है। टॉडिंग स्किल आखिर लेवल 3 पर पहुंच गई है। आर्यन गुप्त रूप से अपने दिल में बहुत उत्साहित था। इसके बाद उसने सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर अपनी स्थिति की जांच की। योद्धा आर्यन सिंह, तरह युद्धात्मा लेवल 2, स्किल टोडिंग स्किल लेवल 3, ड्रैगन स्लेयर तकनीक लेवल 2, पहाड़ तोड़ मुक्का लेवल 1, हकीम कौशल लेवल 6, तालिस्मानी तकनीक लेवल 4, अल्टीमेट स्किल दाहिने हाथ की जादुई शक्ति, एक वार से युद्धराज लेवल 6 से निचले स्तर के किसी भी योद्धा को मारा जा सकता है, लेकिन सक्रिय होने के बाद 3 मिनट की समय सीमा के अंदर। EXP पॉइंट्स 4300, फुल स्ट्राइकिंग मूल्य 100 पॉइंट्स, लक मूल्य 10 पॉइंट्स, सिस्टम पॉइंट्स 1600 पॉइंट्स डेविल कल्टीवेटर के लिए बदला जा सकता है। युद्ध पेट स्नो वाइट, धिक्कार है, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, मुझे अपनी शक्तियों का स्तर जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। आर्यन ने अपने वर्तमान शक्तियों के स्तर से काफी निराश था। यार, इस टॉडिंग स्किल का अभ्यास करना इतना मुश्किल क्यों है? अब मुझे चौथे लेवल पर पहुंचने के लिए 50,000 EXP पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, आर्यन ने खुद से झुंझलाते हुए कहा। इसके अलावा उसे अभी भी हकीम कौशल का लेवल बढ़ाने की जरूरत थी, ताकि वो लेवल 7 की उच्च श्रेणी की गोलियां बना सकें। लेकिन उसके लिए भी EXP पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। बिना EXP पॉइंट्स के वो अपनी किसी भी स्किल का स्तर नहीं बढ़ा सकता था। EXP पॉइंट्स को बस 2 तरीकों से बढ़ाया जा सकता था। पहला, डिमन बीस्ट या इंसान की हत्या करने के बाद। दूसरा, हकीम कौशल या तालिस्मानी कौशल में बार बार विफल या सफल होने पर। लेकिन दूसरे तरीके में लंबा समय लगता था, क्योंकि हर कोशिश के बाद उसे केवल 1 पॉइंट मिलता था। फिर उसने अपने दिल में कहा, क्या मुझे फिर से फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में जाने की जरूरत है? तभी उसे कुछ भयानक शक्तियां महसूस हुई, जो सीधे वजरनाथ सिंह के आंगन की ओर बढ़ रही थी। आर्यन की शक्तियां महसूस करने की क्षमता औसत योद्धा की तुलना में बहुत अधिक थी। यह उसकी विशेष क्षमता थी। कुछ सेकंड बाद वजरनाथ सिंह के आंगन के ऊपर हवा में एक तेज आवाज हुई। हाँ, वजरनाथ सिंह, मैंने सुना है कि तुम युद्ध सम्राट स्तर पर पहुंच चुके हो, बाहर आओ और मेरे साथ खेलो। तुम्हारे साथ खेलने के लिए शिशुपाल आया है। हाँ, शिशुपाल, क्या तुम कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं हो रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत थी। अगर तुम्हें खेलना ही था तो मैं तुम्हारे पास आ जाता। इसी के साथ वजरनाथ सिंह के आंगन से खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी। एक पल बाद एक छाया हवा में उड़ती हुई नजर आने लगी। यह कोई और नहीं बल्कि वजरनाथ सिंह था। इस तरह की खतरनाक शक्तियों का प्रदर्शन केवल एक युद्ध बुजुर्ग कर सकता था। इसके अलावा उन्हें हवा में उड़ने और तैरने के लिए किसी पंख या आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती थी। शिशुपाल एक पल के लिए चौंक गया, फिर बुरी तरह से हंसा और कहा, खूनी ड्रैगन, मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि तुम बस लेवल 7 युद्ध बुजुर्ग स्तर पर होगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे कई सालों से मुकाबले के लिए कोई टक्कर का बंदा नहीं मिला। मुझे आशा है कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करोगे। क्या? वजरनाथ सिंह उसकी बात सुनकर हैरान था। चलो फिर अब हम अपना खेल शुरू करते हैं। वजरनाथ सिंह, तुम हमेशा से एक अहंकारी योद्धा रहे हो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा मुकाबले का प्रस्ताव ठुकराओगे नहीं। हाँ, केवल हवा में उड़ान भरना और लेवल 7 युद्ध बुजुर्ग की शक्तियां यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि वजरनाथ सिंह एक युद्ध सम्राट स्तर का योद्धा है या नहीं। यह कारण था कि शिशुपाल वजरनाथ सिंह को उकसाने की कोशिश कर रहा था।
ताकि उसकी असली शक्तियों का पता लगाया जा सके। लेकिन यह दूसरी बात थी कि वो खुद एक लेवल 8 युद्ध बुजुर्ग स्तर का योद्धा था। अगर वास्तव में वज्रनाथ सिंह की शक्तियां लेवल 7 युद्ध बुजुर्ग की ना होकर युद्ध सम्राट की हुई तो उसे कोई नहीं बचा सकता था। इससे पहले वज्रनाथ सिंह कुछ बोल पाता, शिशुपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे जैसे एक बेकार इंसान को केवल घायल करूंगा। सच में मेरा तुम्हारी जान लेने का कोई इरादा नहीं है। यह सुनकर वज्रनाथ सिंह के माथे पर सिलवटें पड़ गई, आंखों में ज्वालामुखी की तरह गुस्से का लावा फूट पड़ा और उसके शरीर से एक युद्ध बुजुर्ग की खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी। फिर वो एक गहरी आवाज में चिल्लाया, शिशुपाल, क्योंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। जब उसने परीक्षा वाले दिन मैदान में युद्ध सम्राट की शक्तियों का दबाव इस्तेमाल किया था तो उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उसकी शक्तियों का पता लगाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। उसे यहाँ तक भी उम्मीद थी कि ऐसा करने वाला या तो शाही परिवार या वैदिक परिवार से होगा। हालांकि वज्रनाथ सिंह को यह उम्मीद नहीं थी कि शाही परिवार इतनी जल्दी कदम उठाएगा और शिशुपाल जैसे एक युद्ध बुजुर्ग को भेज देगा। तभी नंदीश भी जल्दी से आंगन में पहुंच गया और अपनी पूरी ताकत से छत की ओर कूदा। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, सीनियर, क्योंकि आप खेलना चाहते हैं तो मैं आपके साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। शिशुपाल ने नंदीश की ओर देखा भी नहीं और हंसते हुए कहा, यह देखकर कि तुम मुझे सीनियर कहकर पुकार रहे तो मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। वैसे भी तुम्हारे जैसे एक कीड़े के पास मुझसे मुकाबला करने की योग्यता नहीं है। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, शिशुपाल के शरीर से लेवल 8 युद्ध बुजुर्ग की शक्तियां बाहर निकलने लगी और उसके पूरे शरीर को एक कवच की तरह ढक लिया। आखिर क्या होगा शिशुपाल और वज्रनाथ सिंह के बीच के मुकाबले का नतीजा? क्या शिशुपाल मुकाबला जीत जाएगा या वज्रनाथ सिंह को फिर से युद्ध सम्राट की शक्तियां मजबूरन इस्तेमाल करनी पड़ेंगी? फिर उसने एक शक्तिशाली मुक्का बनाया और लड़ाई शुरू करने के लिए वज्रनाथ सिंह की ओर दौड़ा और हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खेलने का जोखिम नहीं उठा सकता? वज्रनाथ सिंह अपनी जगह से एक कदम तक नहीं हिला। उसके शरीर में शक्तियां बढ़ते जा रही थी और उसका शरीर लगातार शक्ति प्रभाव की आवाजें निकाल रहा था। उसके शरीर में ड्रैगन ब्लड की शक्तियां भी उबलने लगी थी। ड्रैगन पंजा। इसके बाद उसने अपनी दाहिनी हथेली उठाई जिसमें से एक ड्रैगन की गर्जना सुनाई देने लगी थी और उसकी हथेली में शक्तियों के प्रभाव से ड्रैगन की शक्तियां बाहर निकलने लगी थी। शिशुपाल ने लगभग उबासी लेते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास इतना ही है? फिर उसने भी अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और उसमें शक्तियां बहाते हुए अपनी ओर आ रहे ड्रैगन पंजे पर हमला। रेजिंग सी फिस्ट। बूम बूम बूम। उग्र समुद्र गर्जना कर रहा था, जैसे कि वो पहाड़ों को धूल में मिला सकता है और समुद्रों को पलट सकता है। शिशुपाल की मुट्ठी में समुद्र की शक्तियां समाहित हो गई थी और अगले ही पल उसका रेजिंग सी फिस्ट हमला ड्रैगन पंजे से जा टकराया, जिससे ड्रैगन दर्द से कराह उठा। शिशुपाल के रेजिंग सी फिस्ट ने ड्रैगन पंजे को जकड़ लिया था और उसे धूल में मिला दिया था। हा, क्या सिंह परिवार की लेवल 7 तकनीक में केवल इतना ही दम था? हालांकि शिशुपाल ने उसका मजाक बनाया था, लेकिन ड्रैगन पंजे के हमले की वजह से उसका रेजिंग सी फिस्ट भी धुंधला पड़ गया था और उसका हाथ सुन पड़ गया था। फिर उसने मन में सोचा, जैसा कि ड्रैगन पंजे से उम्मीद थी, अगर यह थोड़ा भी मजबूत होता तो मुझे डर है कि मैं हारने वाला था। पलक झपकते ही शिशुपाल का शरीर धुंधला पड़ गया और तुरंत वज्रनाथ सिंह के सामने दिखाई दिया। फिर उसने हंसते हुए कहा, उग्र समुद्र की लहर। आकाश में अंधेरा छा गया, हवाएं तेज और ठंडी हो गई। एक विशाल समुद्री लहर आकाश से सीधे वज्रनाथ सिंह के सिर की तरफ बढ़ने लगी। वज्रनाथ सिंह की भौहें भी तुरंत सिकुड़ गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, ड्रैगन एलिफेंट ब्रेक। उसकी हथेलियां धुंधली हो गई, जैसे ड्रैगन ब्लड की पूरी शक्तियां उसके एक हाथ की हथेली में समा गई हो। फिर उसने अपनी हथेली उठाई और विशाल समुद्री लहर को निशाने बनाते हुए हमला किया। बाम बूम बाम बूम। हमालों की आवाजों ने आसमान को हिलाकर रख दिया था।
नंदीश, जो आंगन में एक घर की छत पर था, दो युद्ध बुजुर्गों की शक्तियों का दबाव सहन नहीं कर सका और छत से नीचे लुढ़क गया। उसी समय वज्रनाथ सिंह का शरीर भी कमजोर पड़ गया, जो शिशुपाल के हमले का सामना करने में असमर्थ था। उसकी शक्तियां केवल युद्ध बुजुर्ग लेवल 7 की थी और वो फिर से जबरदस्ती युद्ध सम्राट की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि वो घायल हो गया था। इसलिए युद्ध सम्राट की शक्तियों का जबरन इस्तेमाल करने से पहले ही वो अपने शरीर की सीमा को लांघ चुका था। अगर इस तथ्य को भी हटा दिया जाए तो वो पहले ही 2 हमलों में अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर चुका था और ड्रैगन ब्लड की शक्तियां भी कमजोर पड़ चुकी थी, तो वो किसी भी हालत में युद्ध सम्राट की शक्तियों का फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। बूम बूम बूम। शिशुपाल ने अपने हमले की शक्तियां और अधिक बढ़ा दी, जिससे वज्रनाथ सिंह पर दुगना दबाव पड़ने लगा था। फिर शिशुपाल खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसने कहा, खूनी ड्रैगन, क्या तुम्हारे पास इतना ही दम है? तुम तो बहुत कमजोर निकले। हा हा हा। पूरे फायर ग्लास राजवंश में तो हर कोई कहता है कि खूनी ड्रैगन एक महान प्रतिभा है, जो सिंह परिवार में 100 वर्षों में केवल एक बार दिखाई देती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इस 100 साल की शताब्दी में सिंह परिवार की महान प्रतिभा कहलाने लायक हो। हा हा हा। बूम बूम बूम। लगातार दबाव बढ़ता गया और आखिर में वज्रनाथ सिंह इसे संभालने में असमर्थ रहा और समुद्री लहर के दबाव के कारण उसकी छाती से खून बहने लगा और वो अब तक कई बार खून थूक चुका था। उसने इसे जबरदस्ती सहन किया, लेकिन उसे जो आंतरिक चोटें आई थी वो और भी बदतर थीं। बूम। अगले ही पल शिशुपाल के एक घूंसे के वार से वज्रनाथ सिंह जमीन पर जाकर गिरा। पिताजी, नंदीश तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही वज्रनाथ सिंह जमीन पर आकर गिरा, उसने अपनी दाहिनी हथेली टेकी और एक झटके के साथ वापस खड़ा हो गया। फिर उसने अपना सिर उठाकर आकाश में उड़ रहे शिशुपाल को देखा और अपने आप में सोचा, मुझे किसी भी हालत में उसे हराना होगा और साथ ही उससे अपनी कमजोरी छिपाकर रखनी होगी। हालांकि वो एक नुकसान में था, लेकिन शुरू से अंत तक उसने यह नहीं पता चलने दिया था कि वो एक युद्ध सम्राट नहीं है। इसलिए शिशुपाल के पास अभी भी उसकी असली शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं था। इसके बाद वज्रनाथ सिंह ने उन्मादी ढंग से हंसते हुए कहा, शिशुपाल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि युद्ध सम्राट की शक्तियों के बारे में तुम्हारी समझ इतनी गहरी होगी। मैंने 1 महीने पहले ही युद्ध सम्राट स्तर हासिल किया था, इसलिए अभी तक मैं अपनी शक्तियों को समझने में विफल रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कुछ और वक्त होता तो आज जो हारता वो तुम होते। उसकी आवाज घंटी की तरह तेज थी, जिसमें चोट का कोई निशान नहीं था। शिशुपाल तिरस्कार से हंसा। इसका मतलब तुम मेरे साथ और नहीं खेलोगे और अपनी हार स्वीकार कर रहे हो? यार, मैं बहुत उत्साहित हूँ, आओ मेरे साथ एक हाथ और खेलो। जैसा कि वज्रनाथ सिंह ने सोचा था, वो अभी भी उसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा पाया था। लेकिन बिना अपने मकसद में कामयाब हुए शिशुपाल वापस नहीं जा सकता था और ना ही हार मान सकता था। इसलिए अगले ही पल उसने अपनी एक हथेली उठाई जो एक बिजली की चमक में चमक रही थी। इस हथेली में उसकी सारी शक्तियां समाई हुई थी। अगर इस हथेली का वज्रनाथ सिंह सामना करने में सफल रहा तो इसका साफ मतलब था कि वो युद्ध सम्राट की शक्तियां हासिल कर चुका है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सका तो यह साबित कर देगा कि वो कभी युद्ध सम्राट स्तर पर पहुंचा ही नहीं था और वो उसकी हथेली के हमले के नीचे आकर मर जाएगा। इस तरह वो शाही परिवार के लिए एक छिपे हुए खतरे से छुटकारा पा लेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या होगा, शाही परिवार फायदे में ही रहेगा। लंबे समय तक वज्रनाथ सिंह की नजरें तनावपूर्ण रही। फिर उसने अपनी लेवल 7 युद्ध बुजुर्ग की शक्तियां वापस ले ली। वो जानता था कि वो इसका सामना नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपने शरीर में ड्रैगन ब्लड के सीक्रेट निशान को सक्रिय करने का फैसला किया। एक बार ड्रैगन ब्लड के उस सीक्रेट निशान के सक्रिय हो जाने के बाद वो 3 दिनों से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। सिंह परिवार की खातिर, उन परिवारों को डराने के लिए जो उन्हें भूखे भेड़ियों की तरह नोचने के लिए तैयार बैठे थे, और आर्यन के लिए अधिक समय निकालने के लिए उसने आज यह फैसला लिया था।
अगर तुमने मेरे दादाजी को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नर्क में छुपने के बाद भी ढूंढ कर मार डालूंगा। तभी आर्यन के शरीर से कुछ हिंसक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी, जिसके बाद उसके शरीर की सभी विशेषताएं दोगुनी हो गईं। ड्रैगन ब्लेड बाहर आ जा। बूम! एक दमघोंटू आवाज के साथ ड्रैगन स्लेयर आर्यन के हाथों में दिखाई दिया। त्वचा खोल, नस तोड़, हड्डी तोड़, रक्त बर्बाद, आत्मा नष्ट, आत्मा डर और जिंदगी खात्मा। 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में ड्रैगन स्लेयर तकनीक की 7 बार जारी किए गए और ब्लेड की शक्तियां एक पल में जमा हो गई। उसी समय आर्यन ने एक भारी छलांग लगाई। बाम! ड्रैगन स्लेयर को दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए वो अचानक चिल्लाया, ड्रैगन कट! शू हूं! शक्तियों की एक खतरनाक लहर बाहर निकली। शिशुपाल की आंखें सिकुड़ गई। आर्यन के हाथों में ड्रैगन स्लेयर को देखकर उसका दिल डूब गया। सर्वोच्च कलाकृति ड्रैगन स्लेयर। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि महान पूर्वज ने मुझे वज्रनाथ सिंह की शक्तियों की जांच के लिए भेजा, तो यह बात थी, आखिर ड्रैगन स्लेयर प्रकट हो चुका है। फिर उसने एक उबासी ली और कहा, तुम्हारे जैसा एक छोटा कचरे का टुकड़ा मेरे सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है। उग्र सागर। बूम! उसकी दोनों हथेलियों ने मुट्ठी बना ली और उग्र समुद्र ने आकाश को ढक लिया और आर्यन की ओर बढ़ते हुए पृथ्वी को भी ढक लिया। मार दो! हुश हुश हुश! आर्यन की ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 हमले जो 150 की तादाद में जारी किए गए थे, सभी के सभी शिशुपाल के उग्र समुद्र के हमले से जा टकराए। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली की थी कि हमलों से निकलने वाली शक्तियों ने पहाड़ों तक को हिला दिया था। धरती कांपने लगी थी। सभी दिशाओं में शक्तियों के कारण हवा में बवंडर बनने लगे थे, जैसे एक विशाल समुद्र में अचानक सुनामी के कारण बाढ़ आ गई हो। ड्रैगन कट की खतरनाक शक्तियों ने उग्र समुद्र के हमले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, लेकिन आर्यन और शिशुपाल की शक्तियों के बीच धरती और आसमान जितना बड़ा अंतर था। वो शिशुपाल के शरीर से निकलने वाली युद्ध बुजुर्ग की शक्तियों का दबाव सहन नहीं कर पा रहा था। अगले ही पल उसका शरीर सीधे नीचे गिर गया। हालांकि आर्यन जमीन पर नीचे गिर गया था, लेकिन शिशुपाल अपने दिल में उसकी शक्तियां देखकर बेहद हैरान था। यह बच्चा केवल युद्धात्मा स्तर का एक योद्धा है, लेकिन वो जो शक्तियां छोड़ रहा है वो बहुत भयानक है। इस बच्चे को जीने नहीं दिया जा सकता। ड्रैगन कट की ब्लेड शक्तियों ने उसके दिमाग पर एक अकथनीय दबाव डाला था। अगर वो एक युद्ध बुजुर्ग नहीं होता या फिर आर्यन एक युद्ध बुजुर्ग होता तो वो कभी उस हमले का सामना नहीं कर पाता। अचानक शिशुपाल का शरीर अपनी जगह से गायब हो गया और अगले ही पल आर्यन के सिर पर एक शक्तियों से भरी खतरनाक हथेली दिखाई देने लगी। हथेली की खतरनाक शक्तियों को महसूस कर आर्यन तुरंत अपनी जगह से हट गया और एक छलांग के साथ ड्रैगन स्लेयर को वज्रनाथ सिंह की ओर फेंक दिया और चिल्लाते हुए कहा, दादाजी! वज्रनाथ सिंह ने छलांग लगाई और ड्रैगन स्लेयर को पकड़ लिया। फिर ड्रैगन ब्लड की बची कुची शक्तियों को ड्रैगन स्लेयर ब्लेड में बहाते हुए एक तेज आवाज में चिल्लाया, शिशुपाल, मेरे पोते को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ड्रैगन ब्लड की शक्तियां भरने के बाद ड्रैगन स्लेयर चमकने लगा था और उसमें से एक क्रोधित ड्रैगन की गर्जना निकल रही थी। यह ड्रैगन स्लेयर की असली शक्तियां उजागर होने के कुछ सबूत थे। तभी शिशुपाल की पीठ ठंडी हो गई। उसका दिमाग पूरी तरह से कुचल गया था। उसकी चेतना का समुद्र उथल पुथल में था। यह बेहद असहज था। उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था। वो अपनी हथेली का हमला आर्यन के सिर पर नहीं कर पा रहा था। उसने तुरंत आर्यन पर हमला करना छोड़ दिया और कुछ मीटर पीछे की ओर हट गया। फिर माफी मांगते हुए मुस्कुराया, वज्रनाथ सिंह, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। क्या मजाक कर रहे थे? अपनी हथेली में युद्ध बुजुर्ग की शक्तियां भरना और हमले की नीयत से आर्यन के करीब आना, क्या यह सिर्फ एक मजाक था? मैंने पहले ही ड्रैगन ब्लड की अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बख्श दूंगा कि तुम मजाक कर रहे थे? शिशुपाल को जिंदा छोड़ना असंभव था। अगर वज्रनाथ सिंह एक युद्ध सम्राट होता तो वो पहले ही शिशुपाल को मार चुका होता और निश्चित रूप से उसके सिर पर पैर रखकर उन्मादी ढंग से हंस रहा होता।
हालांकि उसकी शक्तियां केवल युद्ध बुजुर्ग लेवल 7 की थी, लेकिन ड्रैगन स्लेयर की मदद से शिशुपाल को मारना आसान हो गया था। शायद यह उसे कुचलने का उसके पास जीवन में एकमात्र अवसर था, इसलिए वो निश्चित रूप से इस मौके को नहीं जाने देगा। शिशुपाल एक लेवल 8 का युद्ध बुजुर्ग था, जिसकी हत्या के बाद शाही परिवार को एक बड़ा झटका लगेगा और यह आर्यन के लिए एक अवसर बनेगा उसकी शक्तियों का बढ़ाने का। वज्रनाथ सिंह ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने शरीर की पूरी शक्तियां ड्रैगन स्लेयर में झोंक दी। बूम बूम बूम। युद्ध बुजुर्ग की शक्तियां भरने के बाद ड्रैगन स्लेयर से आकाश से गिरने वाली बिजली और ड्रैगन की गर्जना की तेज गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी। शिशुपाल डर से कांप रहा था। ड्रैगन स्लेयर द्वारा कुचले जाने की भावना मृत्यु से भी बदतर थी। सर्वोच्च हत्यार की शक्तियां बहुत मजबूत थी। हालांकि वो उस तरह का इंसान नहीं था जो आज्ञाकारी रूप से भाग्य के अधीन हो जाता। तभी उसके शरीर से खतरनाक रूप से शक्तियां बाहर निकलने लगी और उसने चिल्लाते हुए कहा, थंडर डिफेंस, और अगले ही पल उसके शरीर से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। नंदीश का चेहरा बदल गया। थंडर डिफेंस, स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाना, थंडर घंटी। अचानक शिशुपाल के शरीर पर एक बड़ी घंटी दिखाई देने लगी। घंटी बैंगनी बिजली से ढकी हुई थी और चारों तरफ बिजली ने एक बिजली का जाल बनाया, जिससे एक अतुलनीय रूप से कठिन रक्षात्मक बिजली जाल का गठन हुआ। यह एक स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाना थी, एक ऐसा अस्तित्व जो एक दिव्य खजाने के बराबर था। हालांकि उसका स्तर ड्रैगन स्लेयर जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन इसका बचाव बेहद मजबूत था और यह खजाना उनके पूर्वजों द्वारा एक आकस्मिक मुठभेड़ के दौरान प्राप्त किया गया था। इसके बाद वज्रनाथ सिंह ने ड्रैगन स्लेयर से हमला किया, जो शिशुपाल के घंटी कवच द्वारा गठित बैंगनी बिजली के जाल से जा टकरा। तुरंत आकाश और पृथ्वी ने अपना रंग खो दिया, जैसे कि दुनिया का अंत आ गया हो, और पूरा फायर ग्लास शहर हिलने लगा था। बिजली का जाल टूटने लगा था। ड्रैगन स्लेयर एक ऐसा हथियार था जिसको किसी भी ताकत से रोका नहीं जा सकता था, लेकिन वज्रनाथ सिंह की शक्तियां कमजोर पड़ रही थी। ड्रैगन ब्लड और युद्ध बुजुर्ग की शक्तियां दोनों ही तेजी से कम हो रही थी और वो आगे बढ़ने में असमर्थ था। भले ही ड्रैगन स्लेयर एक सर्वोच्च हथियार हो, लेकिन बिना शक्तियों के उसकी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था और न ही एक ताकतवर हमला किया जा सकता था। युद्ध बुजुर्गों के बीच की लड़ाई में जीत या हार केवल एक विचार दूर थी। शिशुपाल ने वज्रनाथ सिंह की कमजोर पड़ती शक्तियों का फायदा उठाया और बिजली की रफ्तार से ऊपर आसमान की ओर उड़ गया। फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। हाँ 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 वज्रनाथ सिंह, तुम्हारी ताकत काफी नहीं है ना? यही फर्क है। हाँ हाँ हाँ। वो एक आपदा से बच गया था, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी जान से हाथ धो बैठने से बाल बचा था। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। वो इतना डर गया था कि वो अभी भी सदमे की स्थिति में था। फिर उसने वज्रनाथ सिंह को देखा जो आंगन में खड़ा था, लेकिन वो अभी भी यह पुष्टि करने में असमर्थ था कि वो एक युद्ध सम्राट था या नहीं। हालांकि उसने फिर से पता लगाने के लिए कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रैगन स्लेयर की शक्तियां बेहद खतरनाक थी। अगर एक और वार किया जाता तो निश्चित रूप से उसका सिर वज्रनाथ सिंह